ईश्वर स्तरीय एजेंट प्रणाली। फैनिम डीएल द्वारा प्रकाशित। चचेरी बहन डिंगली ने असंतुष्ट होकर कहा, मेरी चाची ने मुझसे कहा था कि उन्हें तुम्हारे लिए एक भरोसेमंद जीवनसाथी ढूंढना होगा। वह अभी भी अपने पोते का इंतजार कर रही है। मानान ने अपने होंठ सिकुड़े और बेपरवाही से कहा, जब तक मैं इसे देख नहीं लेता मुझे नहीं पता कि मैं इस पर भरोसा करता हूं या नहीं। मैं ये कहने वाला पहला व्यक्ति हूं कि अगर तुम्हारी रूममेट मेरे परिवार के पैसों की वजह से मेरे साथ है तो जरूरी नहीं कि मैं उसके साथ रहूं। शादी करो। वो ब्लाइंड डेट पर नहीं आना चाहता था, लेकिन अपनी चचेरी बहन से जो मानरू की तस्वीर देखने के बाद उसकी तुरंत दिलचस्पी जाग उठी। अगर वो इतनी बड़ी हसीना के साथ रिश्ता बना सकता है तो उसके बारे में सोचना भी कितना रोमांचक होगा। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो भूल जाओ, उसने अभी तक पर्याप्त नहीं खेला है। ओह, मनरू उस तरह की लड़की नहीं है। डिंगली ने मानान को बताया कि जो मनरू का एक प्रेमी था, लेकिन उसने ये भी कहा कि जो मनरू शायद ब्लाइंड डेट से इनकार करने का एक बहाना मात्र थी। कॉलेज में रहते हुए वह और जो मनरू रूममेट थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए डिंगली अच्छी तरह जानती थी कि जो मनरू सिंगल है या नहीं। जब तक मनरू कुछ समय के लिए अकेले आती है, वह अपने हीरा राजा के पांचवें चचेरे भाई को बाहर धकेलकर एक जोड़ी बना लेगी। लगभग 10 मिनट बाद जो मानरू अकेले ही इस पश्चिमी रेस्तरां में चला आया। क्या तुमने देखा? वो जो मानरू है। मैं तो बस यही कहूंगा कि उसने बस बहाना बनाया था। जो मानरू को अकेले आते देख डिंगली ने विजयी भाव से मनन से कहा। जिस तरफ इशारा कर रही थी, मानान ने एक नजर में जो मानरू को काले रंग का ऑफिस का पहनावा पहने देखा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने मन ही मन तारीफ की। जरूर, ये तस्वीर जैसी ही बड़ी खूबसूरत है। मनरू, यहाँ। डिंगली ने खड़े होकर अभिवादन किया। डिंगली को देखने के बाद जो मानरू का चेहरा खुशी से भर गया, लेकिन जब उसने डिंगली के सामने बैठे अजीब आदमी को देखा तो जो मानरू फिर से दंग रह गई। जो मानरू के पास आने के बाद डिंगली ने उसे देखकर पलकें झपकाई और मानान की ओर इशारा करते हुए कहा, मानरू, यह मेरी चचेरी बहन मानान है, जो घर पर एक निर्माण कंपनी चलाती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मानान खड़े हुए बहुत सज्जनता से अपना हाथ बढ़ाया और अपने संयम पर थोड़ा गर्व करते हुए कहा, नमस्ते मिस जो, मैं मानान हूँ। शिष्टाचारवश जो मानरू ने उनसे हाथ मिलाया। नमस्ते श्रीमा। जो मानरू के डिंगली के बगल में बैठने के बाद डिंगली ने हंसते हुए कहा, मानरू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने प्रेमी को लाना चाहती हो? तुम्हारा प्रेमी कहाँ है? जो मानरू मुस्कुराया और कहा, वह पार्किंग की जगह खोजने गया था और वह थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। डिंगली यह सुनकर दंग रह गई कि उसका असली इरादा जो मानरू को चिढ़ाना था। जो मानरू को खुद से यह झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है? लेकिन अब जो मानरू ने सच में ऐसा कहा है, क्या वो सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं लाई थी? मानान के चेहरे के भाव भी बदल गए। इतनी खूबसूरत लड़की को कोई दूसरा आदमी ले गया, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। मनरू, हम कई सालों से अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझसे इस तरह की बात पर झूठ नहीं बोल सकते। डिंगली ने गहरी सांस ली और थोड़ी बेचैनी के साथ कहा। जो मानरू को तनाव महसूस हुआ और उसने अस्वाभाविक रूप से कहा, हमने अभी अभी प्यार करना शुरू किया है। सचमुच? डिंगली को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। अब जो मानरू केवल यही कह सकता है, सच में? ठीक है, तुम्हारी अच्छी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए इसकी जांच करनी होगी। डिंगली ने मुंह बनाया और कुछ नाराजगी के साथ कहा, हमारी मनरू एक खूबसूरत औरत है और कोई बिल्ली या कुत्ता उसके साथ संबंध नहीं बना सकता। लिली, लिन हुआन बहुत अच्छी है। जो मानरू भी थोड़ी नाखुश थी। हालांकि डिंगली का खुद से रिश्ता अच्छा था, लिन हुआन भी अच्छी थी। वह किसी को भी अपने सामने लिन हुआन की बुराई करने की इजाजत नहीं देती थी। हो, उस आदमी को देखो जो दोस्त ढूंढ रहा है। डिंगली ने उसे एक सफेद नजर से देखा और फिर उसने जो मानरू के पहने हुए कपड़ों को घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद डिंगली ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह एलवी का इस साल लॉन्च किया गया नया वसंत और ग्रीष्मकालीन कपड़ा नहीं है, जिसे आपने खुद खरीदा है? ये होना चाहिए, लेकिन मैंने इसे नहीं खरीदा, लेकिन लिन हुआन ने मुझे ये दिया। जो मानरू को यकीन नहीं था कि यह एलवी था या नहीं, और लिन हुआन ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया, इसलिए वह बहुत आश्वस्त नहीं थी। वाह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी है ना? ये सूट न तो बड़ा है और न ही हजारों का, और निश्चित रूप से फिट नहीं होगा। इस खोज से डिंगली की लिन हुआन में रुचि पैदा हुई, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था। जो मानरू ने तुरंत समझाया, लिन हुआन और मैं सहकर्मी हैं, अमीर दूसरी पीढ़ी नहीं। ये सुनकर मानान दंग रह गए। हालांकि उनके परिवार के पास भी करोड़ों की दौलत थी, फिर भी वे अपनी प्रेमिका को एलवी के महंगे कपड़े देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उनमें से हजारों कपड़े यूं ही उड़ा दिए। उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके जैसे सियाफों की दूसरी पीढ़ी भी व्यथित महसूस करती है। एक साधारण कार्यालय कर्मचारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए मानान ने निर्धारित किया कि कपड़े केवल कुछ 100 युआन मूल्य के नकली थे और उन्हें लिन हुआन पर हमला करने का एक कारण भी मिल गया। जब तक वह सच बताता है, जो मानरू शर्मिंदा होने पर लिन हुआन के साथ संबंध तोड़ सकता है, तो क्या उसे फंसे को चूमने का मौका नहीं मिलेगा? ये सोचकर मानान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, यह पोशाक एक उच्च नकली होनी चाहिए। अरे, आजकल पुरुष लड़कियों को खुश करने के लिए उच्च नकली चीजों का उपयोग करना पसंद करते हैं। यह वास्तव में कम हो रहा है। यह भी संभव है। यह सुनकर कि लिन हुआन के पास ज्यादा पैसे नहीं है, डिंगली ने अपने चचेरे भाई की बात पर विश्वास कर लिया। जो मानरू ने इसे माफ नहीं किया, चाहे पोशाक असली हो या नकली, उसे पसंद थी, बशर्ते वह लिन हुआन द्वारा भेजी गई हो। जो मानरू को न बोलते देख डिंगली और मानान को और भी यकीन हो गया कि यह सूट एक उच्च नकली था। बस डिंगली के दिल से निकले शब्दों को सुनो, मनरू, मुझे तुम्हारे बारे में बात करनी है। तुम्हें एक ईमानदार और विश्वसनीय प्रेमी ढूंढना होगा, और तुम उस तरह के आदमी को नहीं पा सकती जो लड़कियों को खुश करने के लिए छोटे मोटे हथकंडे अपनाता है। उस तरह का आदमी। तुम्हें तकलीफ होगी। हाँ, मानान ने सिर हिलाया और शेखी बघारते हुए कहा, अगर मैं होता तो अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे कपड़े बिल्कुल नहीं देता। वो बहुत सस्ते होते। उन्हें इस तरह से लिन हुआन को नीचा दिखाते देख जो मानरू थोड़ा परेशान हुआ। लिन हुआन उस तरह का व्यक्ति नहीं है। तभी लिन हुआन, जिसने अपनी कार बाहर खड़ी की थी, रेस्टोरेंट में चला गया। उसने इधर उधर देखा और जल्द ही उसे जो मानरू की आकृति दिखाई दी। लिन हुआन पास आया और क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराया, मुझे खेद है, सप्ताहांत में बहुत अधिक लोग होते हैं, इसलिए पार्किंग स्थान खोजने में कुछ समय लगा। उसे आते देख जो मानरू के चेहरे पर खुशी झलक उठी और वह जल्दी से उठकर डिंगली का परिचय कराया। क्योंकि इस डाइनिंग टेबल पर केवल 2 आमने सामने सोफे थे, लिन हुआन को मानान के साथ बैठना पड़ा। उसके बैठते ही डिंगली ने पूछा, तुमने मनरू के कपड़े दिए? ये आदमी किस लायक है मनरू? इसके सस्ते कैजुअल कपड़े तो देखो। पहली नजर में तो ये अमीर नहीं लगता और औसत दर्जे का भी दिखता है, लंबा या सुंदर नहीं। यदि जो मानरू एक फूल है तो वह गाय के गोबर का तू है। लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गई और चुपके से बोली, ये छोटी लड़की बहुत आक्रामक तरीके से बोलती है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति से कहा, मैंने इसे आपको दिया था, क्या कोई समस्या है? डिंगली की आंखें उपहास से भरी थीं और उन्होंने कहा, हे, क्या यह दिलचस्प है कि आप उच्च नकल के साथ लोगों को मूर्ख बनाते हैं? लिन हुआन ये सुनकर उलझन में पड़ गई। उच्च नकल? कैसी उच्च नकल? डिंगली ने जो मानरू के पहने हुए कपड़ों की ओर इशारा किया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने ये कपड़े कहां से खरीदे? एल्वी स्टोर। क्या कोई समस्या है? लिन हुआन को आखिरकार समझ आ गया। पता चला कि उस छोटी बच्ची को लगा था कि वह जो मानरू को बेवकूफ बनाने के लिए एलवी प्रतिकृति का इस्तेमाल कर रहा है। डिंगली ने अपना सिर हिलाया और निराश होकर कहा, ओह, मैं अभी भी इसे स्वीकार नहीं करती। मनरू, तुम्हें उससे संबंध तोड़ लेना चाहिए। इस तरह का आदमी तुम्हारी पसंद के लायक नहीं है। मैंने इसे पहुंच दिया। लिन हुआन अभी गुस्सा होना चाहता था। ये औरत बीमार है, इसकी आंखें ठीक नहीं है। इसने जो मानरू को भी उसे ब्रेकअप करने के लिए राजी कर लिया।
क्या यह बीमार नहीं है? बगल में बैठे मानान ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त, तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगर तुम विलासिता की चीजें नहीं खरीद सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को बेवकूफ बनाने के लिए तुम ऊंची नकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह ईमानदारी का मामला है, उत्पाद की समस्या। बस मुझे परवाह नहीं कि यह ड्रेस असली है या नकली, जब तक ये लिन हुआन ने दी है, मुझे पसंद है। लिन हुआन के कुछ बोलने से पहले ही जो मानरू पागल हो गई। और हाँ, यह मेरे और लिन हुआन के बीच की बात है। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनरू डिंगली ने जो मनरू की बाहों को गले लगाया और प्यार से कहा, मैं ये तुम्हारे भले के लिए करती हूँ। तुम्हारी अच्छी बहन होने के नाते मैं ऐसे आदमी द्वारा तुम्हें बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकती। लिन हुआन थोड़ा अवाक रह गया। ये दोनों लोग जो मानरू के कपड़ों पर इतनी नकल क्यों कर रहे हैं? इस समय मानान ने पूछा, यार क्या तुम मनरू के साथ सहकर्मी हो? जो मानरू ने भौहें चढ़ाई। मानान द्वारा खुद को इतना अंतरंग संबोधन कहने पर उसे थोड़ी नापसंदी हुई, लेकिन डिंगली का चेहरा देखकर उसने फिर भी अपने होठों पर आए शब्दों को निगल लिया। हाँ, क्या बात है? लिन हुआन ने मानान की ओर देखा। मानान ने सहजता से पूछा, क्या मैं आपकी स्थिति और मासिक वेतन के बारे में पूछ सकता हूँ? इन शब्दों को सुनकर लिन हुआन को पता था कि मानान मजबूर होने का नाटक करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं अभी 50,000 के मासिक वेतन के साथ राष्ट्रपति लुओ का सहायक बन गया, क्योंकि यह काम करने का पहला महीना है, मैंने भुगतान नहीं किया है। 50,000। यह संख्या सुनकर मानान और डिंगली दोनों थोड़े हैरान हुए। लिन हुआन की उम्र में उसका पद सहायक का था, उसे इतना ऊंचा वेतन कैसे मिल सकता है? वह झूठ बोल रहा होगा। यह सोचकर मानान को लिन हुआन के प्रति थोड़ी अधिक अवमानना महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने शांति से पूछा, तो आपका परिवार बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? लिन हुआन ने शांति से कहा, यह सिर्फ एक साधारण वेतनभोगी है। बस यही बात है। मानान ने सिर हिलाया और फिर गर्व से कहा, यह सच है कि हमारा परिवार एक निर्माण कंपनी है। हालांकि हम ज्यादा पैसा नहीं कमाते, फिर भी हम साल में लाखों कमा सकते हैं। अगर मैं ऐसा कोई कपड़ा खरीदने के लिए एलवी भी जाऊं, तो मैं इस पर विचार करूंगा। आखिरकार एलवी एक विश्वस्तरीय लग्जरी ब्रांड है और इसकी कीमत हजारों में होगी। आप जैसा साधारण परिवार का मजदूर अपनी प्रेमिका के लिए इतने महंगे कपड़े खरीदने को तैयार होगा? कुछ देर रुकने के बाद मानान ने ऊंची आवाज में कहा, या अगर मैं थोड़ा और सीधा कहूं, अगर आप तैयार हो तो क्या आप इसे खरीद सकते हैं? लिन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई। अगर मैं इसे नहीं खरीद सकता तो आपका क्या काम है? हाँ, क्या तुम नाराज हो गए हो? मानान ने जो मनरू से ऐसे लहजे में कहा जिसे वह समझ सके। मनरू, तुम्हें इस जैसे आदमी के लिए जितनी जल्दी हो सके चले जाना चाहिए, वरना तुम्हें चोट पहुंचेगी। लिन हुआन, चलो चलें। जो मनरू अब और नहीं सुन सका। मत जाओ। डिंगली ने उसे पकड़ लिया और कहा, मेरा चचेरा भाई वास्तव में अच्छा, परिपक्व और स्थिर है, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहतर है, और वह तुम्हारे लिए एक अच्छा मैच है। श्री लिन। इस समय एक युवती यहाँ से गुजर रही थी और उसने लिन हुआन को असहाय नजर से देखा। ये तुम हो? क्या तुम भी यहीं खा रहे हो? लिन हुआन ने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह महिला एलवी स्टोर की सेल्सवुमन थी। हाँ, इस समय महिला विक्रेता ने भी जो मानरू को देखा। उसने ईर्ष्या से कहा, आप श्री लिन की प्रेमिका होनी चाहिए, है ना? आप बहुत खुश हैं। हालांकि जो मानरू एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब उसने दूसरों को अपनी इतनी प्रशंसा करते सुना तो उसने विनम्रता से धन्यवाद कहा। महिला सेल्समैनों को अचानक सामने देखकर डिंगली ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? नमस्ते मिस, मैं एलवी स्टोर का सेल्समैन हूँ, जिसका नाम सोंग वेन है। कल जब मिस्टर लिन हमारे स्टोर में कपड़े खरीदने आए तो मुझे ये मिल गए। सोंग वेन को लगा कि डिंगली लिन हुआन का दोस्त है, इसलिए उसने आसानी से समझाया। डिंगली ने आश्चर्य से पूछा, रुको, तुम्हारा मतलब है कि लिन हुआन वास्तव में कपड़े खरीदने के लिए एलवी गया था? सोंग वेन ने उसे अजीब नजर से देखा और कहा, हाँ, इस महिला ने जो कपड़े पहने हैं वे मिस्टर लिन ने हमारे स्टोर से खरीदे हैं। उस समय मिस्टर लिन ने 2 बैग और 5 सेट महंगे कपड़े खरीदे थे। कुल 658,000 युआन खर्च हुए थे। क्योंकि लिन हुआन ने सारा भुगतान नकद में किया था, इसलिए उसे यह संख्या बहुत अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह इसे ठीक ठीक बता सकी। लेकिन ये शब्द डिंगली और मानान के कानों में पड़ते ही बदल गए। वे सोचने लगे कि क्या सोंग वेन ही वो है जिसे लिन हुआन ने ढूंढा था। उन्हें कैसे याद होगा कि उसने कितना खर्च किया था? ये सोचकर डिंगली ने उपहास किया, लिन हुआन, तुम वास्तव में अद्भुत हो। मानान ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, यार तुम्हारी दिनचर्या बहुत गहरी है, मैं नीचे जाने को तैयार हूँ। सोंग वेन को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या कहा। यह समझना बहुत मुश्किल लग रहा था। लिन हुआन और भी असहाय था। चचेरे भाइयों की यह जोड़ी वाकई काफी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, वे इसे किसी और ही अर्थ में समझेंगे, जो भी अजीब था। सहायक लिन। तभी एक और व्यक्ति ने लिन हुआन को देखा। यह व्यक्ति भी एक परिचित था, और वह लोशन रियल एस्टेट का उपमहाप्रबंधक कियान कुवान था। श्री कियान, आप भी यहाँ हैं? लिन हुआन भी थोड़ा हैरान हुआ। वो तो बस खाना खाने बाहर आया था, लेकिन आखिर में उसकी मुलाकात 2 परिचितों से हो गई। दुनिया वाकई बहुत छोटी है। कियान कुवान आया और मुस्कुराया, मैं ग्राहक के साथ भोजन करने आऊंगा। कियान कुवान सोंग वेन नहीं है। सम्मान दिखाने के लिए लिन हुआन को खड़े होकर मुस्कुराना पड़ा। मैं भी दोस्तों के साथ खाना खाने आया हूँ। इस समय मानान अचानक चौंक कर खड़े हो गए और बोले, आप लोशन रियल एस्टेट के मनी मैनेजर हैं। चूंकि मानान का परिवार एक निर्माण कंपनी चलाता है, इसलिए उन्होंने जियांगन शहर की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों के सीईओ के बारे में जानकारी एकत्र की है। जब उन्होंने देखा कि लोशन रियल एस्टेट के उप महाप्रबंधक कियान कुवान लिन हुआन का स्वागत करने आए हैं, तो मानान चौंक गए। ये लिन हुआन किस तरह की पहचान है जो श्री कियान को नमस्ते कहने की पहल करने दे सकती है? अब तक मानान को एहसास हो गया था कि उसने लिन हुआन को कम आंका था। कियान कुवान ने सोचा कि मानान लिन हुआन का दोस्त है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा नहीं होना हमेशा सबसे अच्छा होता है। चूंकि आप सहायक लिन के दोस्त हैं, इसलिए मुझे भाई कियान कहें। मानान ने खुश होकर सिर हिलाया और भाई कियान चिल्लाने ही वाली थी कि लिन हुआन ने कहा, श्री कियान, मुझे गलत मत समझिए, वह मेरा दोस्त नहीं है, मैं उससे पहली बार मिला हूँ। ओह, कियान कुवान एक अनुभवी है, वह लिन हुआन के भाषण के लहजे से कुछ स्पष्ट सुन सकता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए मानान से कहा, ओह, उस स्थिति में आप अभी भी मुझे पैसे कहते हैं, सब ठीक है, आखिरकार हम एक दूसरे से परिचित नहीं है। मानान बिना आंसू बहाए फूट फूट कर रोने लगी। बहुत कंजूस है। लिन हुआन की यह बात सुनकर डिंगली को थोड़ा गुस्सा आया। उसने जो मानरू के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मानरू, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत कंजूस है। जो मानरू ने भौहें चढ़ाई और थोड़ा दुखी होकर पूछा, वह कंजूस कहाँ है? डिंगली ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, उसने जानबूझकर मेरे चचेरे भाई को कियान के साथ भुगतान करने का मौका बर्बाद कर दिया। क्या यह कंजूसी नहीं है? जो मानरू ने कहा कि वह अवाक रह गया। अभी तक तुम लिन हुआन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, लेकिन अब तुम चाहते हो कि लिन हुआन मदद करे। दुनिया में ऐसी कोई वजह कैसे हो सकती है? लेकिन आखिरकार वह और डिंगली कई सालों से रूममेट और सबसे अच्छे दोस्त थे, इसलिए जो मानरू को किसी भी बात का खंडन करने में शर्म नहीं आई। यह देखकर कि वह बात नहीं कर रही थी, डिंगली ने आगे कहा, मनरू, अपने प्रेमी से कहो, उसे मेरे चचेरे भाई को कियान जोंग से मिलवाने दो, ठीक है? जो मानरू ने बेबसी से आह भरी। उसे पता था कि अगर उसने डिंगली की बात नहीं मानी तो वे दोनों अब अच्छे दोस्त नहीं रह पाएंगे। लेकिन वह लिन हुआन पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए जो मानरू थोड़ी देर के लिए दुविधा में पड़ गया, बहुत व्यथित हो गया। मिस्टर कियान, उनका नाम मानान है, वह मेरी गर्लफ्रेंड की रूममेट के चचेरे भाई है, उनका परिवार निर्माण कार्य करता है। आंतरिक क्यूई की उपस्थिति के कारण लिन हुआन की सुनने की क्षमता अब बहुत अच्छी है।
हालांकि डिंगली की आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी उसने उसे सुना। लिन हुआन जो मानरू के लिए इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहता था और वह मानान जैसे बीम जंपिंग जोकर के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था, इसलिए उसने मानान को इसे पेश करने में मदद करने की पहल की। मानान ने पहले तो आश्चर्य से लिन हुआन की ओर देखा, फिर उन्होंने सम्मानपूर्वक अपना व्यवसाय कार्ड निकाला और कियान कुबान को सौंप दिया। श्री कियान, यह मेरा व्यवसाय कार्ड है। लिन हुआन के चेहरे को देखते हुए कियान कुबान ने मुस्कुराते हुए बिजनेस कार्ड स्वीकार किया और कहा, श्री मां युवा और होनहार है। कियान कुबान के आगमन के कारण सोंग वेन अधिक देर तक नहीं रुका और जाने से पहले लिन हुआन का अभिवादन किया। कियान कुबान यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका, उसने बस मानान से कुछ बातें की, फिर लिन हुआन और जो मानरू से बात की और खुद भी चला गया। जैसे ही वे दोनों चले गए, लिन हुआन मेज पर एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। खांसी। मानान ने सूखी खांसी की, फिर लिन हुआन से शर्मिंदा होकर कहा, धन्यवाद दोस्त। लिन हुआन ने चंचलता से कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे बदला लेना पसंद है। चचेरे भाई, तुम उसके साथ क्या विनम्र हो, डिंगली ने अधीरता से कहा। वह मेरी प्रेमिका का प्रेमी है, तुम्हारी मदद करना अच्छा विचार होगा। लिन हुआन कुछ देर के लिए अवाक रह गई, मानो उसने अभी अभी कहा हो कि वह जो मानरू की बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है ना। अब जब वह इतनी सही और आश्वस्त है, तो यह महिला वास्तव में विंडशील्ड से मिली। कौन जाने मानान ने सहमति में सिर हिलाया और धन्यवाद कहना बंद कर दिया, लेकिन पूछा, यार तुम्हें हमेशा पैसों से क्या लेना देना रहता है। लिन हुआन ने सहजता से समझाया, यह एक सामान्य सहकर्मी संबंध है। इस स्पष्टीकरण के बारे में मानान को इस पर बहुत विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा हमेशा आपके लिए बहुत महत्व रखता है। यह आपके बीच एक साधारण सहयोगी की तरह सरल नहीं होना चाहिए। मानान के लगातार सवाल पूछते देख जो मानरू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने उस दिन लोशेंग गार्डन के तीसरे चरण में जो कुछ हुआ था उसे बताया। सुनने के बाद मानान ने राहत महसूस की और चुपके से कहा, यह पता चला है कि वह सिर्फ लड़ाई में अच्छा है। मानान, जो सोच रहा था कि उसने चाबी ढूंढ ली है, एक अमीर लड़के होने का एहसास पा रहा था। उसने एक बिजनेस कार्ड निकाला और लिन हुआन को देते हुए कहा, यार हम आगे चलकर दोस्त बनेंगे। अगर तुम्हें कोई मुश्किल आए तो मुझे फोन करना, अगर मैं मदद कर सकूं तो जरूर करूंगा। लिन हुआन ने उस पर नजर डाली, एक हाथ से बिजनेस कार्ड लिया और उसे लापरवाही से अपनी पतलून की जेब में रख लिया, फिर कहा, मैं एक छोटा सहायक हूं, अगर श्री मां को कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मानान ने स्वयं से मुस्कुराते हुए लिन हुआन के कान के पास धीमी आवाज में पूछा, यार जिस ट्रस्टी को तुमने अभी खोजा था वह बहुत ही पेशेवर है और उसने मुझे लगभग धोखा दिया है। मुझे तुमसे कहना है कि भविष्य में लड़कियों को उठाना सीखो। धन्यवाद। लिन हुआन ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उसे समझ नहीं आया कि मानान का क्या मतलब था। मानान ने आप समझ गए वाला भाव बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने अभी अभी सोंग वेन को काम पर रखा है। लिन हुआन कुछ देर के लिए अवाक रह गया और अंत में उसने असहाय होकर सिर हिलाया और कहा, आपने वह खोज लिया है जो मैंने इतनी गहराई से छिपाया था। श्री मां वास्तव में अद्भुत है। मानान ने आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। लिन हुआन ने पूछा, क्या बात है। जैसा कि कहा जाता है भाई भाई बहन की तरह होते हैं, औरतें कपड़ों की तरह होती हैं। मानान ने ठहाका लगाते हुए कहा, हंसते हुए, मुझे जो मनरू भी पसंद है। अगर तुम पर्याप्त खेलने के लिए इंतजार नहीं करोगे तो मैं उसे अपने पास स्थानांतरित कर दूंगा। बदले में मैं उसे एक खूबसूरत लड़की से मिलवा दूंगा। क्या कभी किसी ने कहा है कि तुम बेशर्म हो। अगर जो मानरू की मुश्किल न होती तो लिन हुआन उसे मुक्का मार देता। तभी हिप हॉप स्टाइल में सजे एक युवक वहां से गुजरा। उसने अनजाने में इधर उधर देखा और फिर चिल्लाया, शाओलिन। लिन हुआन ने उस व्यक्ति की ओर देखा और महसूस किया कि वह उसे नहीं जानता, इसलिए उसने संदेह से पूछा, क्या आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ। उस आदमी ने चावल पर चोंच मारते मुर्गे की तरह सिर हिलाया। मेरा नाम जेड यू है। मैंने उस दिन वेमिंग माउंटेन पर तुम्हारे और डोंगेंग ड्राइवरों के बीच रेस देखी थी। जब मैंने तुम्हें डोंगेंग ड्राइवरों में जीतते देखा तो मैं सचमुच वही था टिल्डे मां की राहत। तो उस दिन से मैं तुम्हारा जिद्दी प्रशंसक रहूंगा। जब मानान ने जेड यू को देखा तो वह चौंक गया और बोला, धन्यवाद जी शाओ। जेड यू ने मानान की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, मानान, क्या आप लिन शाओ के दोस्त हैं। मानान बहुत घबराकर खड़ी हो गई और बेहद सम्मानजनक लहजे में बोली, हाँ शाओ जी, मैं और लिन हुआन दोस्त हैं। जेड यू के पिता जियांग नान आवास एवं शहरी ग्रामीण निर्माण ब्यूरो के प्रमुख हैं, जो निर्माण परियोजनाओं में विशेषज्ञता रखते हैं। निर्माण संबंधी योग्यताओं को हल करने के लिए मानान ने उन्हें बाहर आकर ठाठ बाट से पेश आने के लिए कहा। अब जेड यू ने वास्तव में लिन हुआन और शाओ लिन को बुलाया, जिससे मानान को एक ही समय में आश्चर्य हुआ, लेकिन साथ ही पछतावा भी हुआ। अभी मैंने लिन हुआन से जो कहा, क्या उसमें कुछ गलत है। श्री मां ने मजाक में कहा, हम प्यार में प्रतिद्वंद्वी हैं लेकिन दोस्त नहीं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और मजाकिया लहजे में कहा, मानान, डिंगली, जो मनरू, मैं रगड़ दूंगा। मानान, तुम बहुत साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिन शाओ से एक औरत चुराने की। तब जेड यू ने अपना सिर हिलाया और मानान को एक मरे हुए आदमी की तरह देखा। बाद में उसने लिन हुआन के बारे में विशेष रूप से पूछताछ की। उसे पता था कि लिन हुआन ने किन यी को पीटा था और मिस शाओ के शिक्षक बनने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। यह भी अफवाह थी कि किन चोंग ने लिन हुआन के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया था। मानान कितना बेवकूफ था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे खोखार आदमी के साथ पकड़ लिया। क्या यही तो नहीं ढूंढ रहा था वो। जेड यू की बातें सुनकर मानान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। लिन हुआन ने अपना हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, यह बस एक मुस्कुराता हुआ जोकर है। हमारा परिवार मनरू उसकी तरफ नहीं देखेगा। जेड यू ने जो मानरू की ओर देखा, जिसका चेहरा लाल हो गया था, और मन ही मन प्रशंसा की, क्या शानदार सुंदरता है। फिर उन्होंने अंगूठा दिखाया और प्रशंसापूर्वक कहा, लिन शाओ के पास न केवल महान ड्राइविंग कौशल है, बल्कि वह भावनाओं के मामले में एक प्रेम ऋषि भी है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। दूसरी तरफ बैठी डिंगली हिचकिचा रही थी। उसने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा, खड़ी होकर चिल्लाई, लिन हुआन, क्या मतलब है तुम्हारा। जो मानरू ने मानान द्वारा लिन हुआन से कही गई फुसफुसाहट को नहीं सुना, इसलिए उसने भी लिन हुआन को हैरानी से देखा। हे, मेरा क्या मतलब है। लिन हुआन के चेहरे पर गुस्सा दिखा। तुम ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे चचेरे भाई ने अभी क्या कहा। डिंगली ने असमंजस में अपना सिर घुमाया और मानान की ओर देखा। मानान का चेहरा कड़वा था और उसके दिल में पछतावा था। हुआन ने मानान को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, आपने अभी कहा भाई भाई और पैर की तरह होते हैं और महिलाएं कपड़े की तरह होती हैं, तो क्या आप जानते हैं कि अगला वाक्य क्या है। क्या। मानान ने बदसूरत चेहरे से पूछा। जो कोई भी मेरे कपड़े पहनता है मैं उसके भाई बहनों को काट देती हूँ। लिन हुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे मनरू के बारे में कुछ भी अपमानजनक मत सुनने दो, अन्यथा तुम बुरी तरह मर जाओगे। ये शब्द लिखने के बाद लिन हुआन ने जो मानरू से कहा, मानरू चलो चलें। जो मानरू बहुत समझदार औरत है। ये बातें सुनकर शायद उसे अंदाजा हो गया होगा कि मानान ने क्या कहा था। उसी वक्त वो एक बदसूरत चेहरे के साथ खड़ी हो गई और लिन हुआन के साथ जाने की तैयारी करने लगी। मनरू, डिंगली का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। उसने इतनी दया दिखाई कि उसे अब जैसा दिखाया, लेकिन उसे लगता है कि ये सब लिन हुआन की वजह से है। अगर वो ना होता तो भाई इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता था। डिंगली, चलो किसी और दिन मिलते हैं। जो मानरू ने उस पर माफी मांगते हुए मुस्कुराया, फिर लिन हुआन का हाथ पकड़ा और यहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद डिंगली ने असंतुष्ट होकर कहा, हो, ये तो बस एक मजदूर है, क्या बकवास है। मजदूर। जेड यू हंसने से खुद को रोक नहीं सका, मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो।
डिंगली जानती थी कि जेडयू की पहचान असामान्य थी, इसलिए उसने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने पूछा, क्या वह मजदूर नहीं है? जेडयू ने व्यंग्य किया, क्या आपने कभी किसी ऐसे मजदूर को देखा है जो एक रात में 3 मिलियन चीनी मुद्रा कमा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा कोई वेतनभोगी व्यक्ति देखा है जिसे मिस शियाओ शियाओ जियाओ भी शिक्षक के रूप में पूछना चाहती हूँ? क्या आपने कभी किसी ऐसे मजदूर को देखा है जो किन यी को पीटने के बाद सामान्य रूप से काम पर आ जा सकता है? 3 मिलियन, जियो जियो और किन यी एक रात में, ये शब्द डिंगली और मानान के कानों में प्रवेश कर गए, एक गड़गड़ाहट की तरह जिसने उन्हें लंबे समय तक बोलने में असमर्थ बना दिया। मानान का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने पूछा, शीशाओ, आप लिन हुआन के बारे में बात कर रहे हैं? कैसा रहेगा? जी युबाई ने उसे एक नजर देखा और मजाक उड़ाया, भविष्य में तुम्हें मेरी तलाश बंद कर देनी चाहिए। तुम्हारे जैसे बेवकूफ सिर्फ परेशानी ही खड़ी करेंगे। उसके बाद जेडयू ने अपना सिर हिलाया और चला गया। केवल डिंगली और मानान एक दूसरे को देखते रहे। मानान को उम्मीद नहीं थी कि जिस कर्मचारी को उसने शुरुआत में नीचा समझा था, उसका वास्तव में इतने सारे शानदार किरदारों से मिलन होगा, और चाहे वह क्यान कुवान हो, जी यू हो, जियो जियो हो, किन यी हो, वे उसकी छोटी निर्माण कंपनी नहीं है। मालिक का बेटा नाराज हो सकता है। इस बार वो सचमुच गलत था, बहुत गलत। अगर वो लिन हुआन के साथ किसी और तरह से घुल मिल जाता, तो शायद चीजें उस दिशा में बढ़ जाती जिससे उसे फायदा होता, है ना? ये सोचकर मानान ने कहा, चचेरे भाई, कृपया जो मानू से कहो कि जब तुम्हारे पास समय हो तो वह लिन हुआन के साथ बाहर आ जाए। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। इस समय डिंगली को भी थोड़ा पछतावा हुआ। उसने सिर हिलाया और पहले से ही सोच रही थी कि जो मानू के साथ रिश्ते को कैसे सुधारा जाए। उस पश्चिमी रेस्तरां से बाहर आने के बाद जो मानू ने लिन हुआन से क्षमा याचना भरी नजर से कहा, मुझे माफ करना लिन हुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। वह इस समय बहुत बुरे मूड में है। वह लिन हुआन को यहाँ सिर्फ खुद से झूठ बोलने के लिए लाई थी, लेकिन वह तो कई बुरी चीजों में फंस चुकी थी। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय तक तुम्हारा बॉयफ्रेंड बने रहना बहुत अच्छी बात है। लिन हुआन ने चचेरे भाई बहनों की जोड़ी पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बात सुनकर जो मानू के गाल थोड़े लाल हो गए और वह फुसफुसाई, मैं तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करूंगी। ठीक है। लिन हुआन ने अपने पेट को छुआ और मुस्कुराई, ऐसा हुआ कि मुझे भी भूख लगी है। दोनों हुनान के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और कुछ व्यंजन ऑर्डर किए। व्यंजनों का इंतजार करते हुए जो मानू ने वेमिंगशान मोटरस्पोर्ट के बारे में पूछा। लिन हुआन ने इसे छिपाया नहीं, आमने सामने बैठकर उस रात जो हुआ उसके बारे में बात की, और यह भी बताया कि जियो जियो कार कौशल सीखने के लिए उसे एक शिक्षक के रूप में पूछना चाहता था। दूसरों के साथ रेसिंग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन सुनते हुए जो मानू को लिन हुआन द्वारा चलाई गई बीएमडब्ल्यू कार में अपने पिछले अनुभव की याद आ गई। उस उत्साह को याद करते हुए उसे सचमुच थोड़ा गीलापन महसूस हुआ। शर्माते हुए जो मानू ने अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया और अंततः गीलेपन को दबा दिया। फिर जब उसने सुना कि लिन हुआन ने डोंगेन के लोगों से एक ही रात में 3 मिलियन चीनी सिक्के जीत लिए हैं, तो उसे समझ आया कि लिन हुआन के पास एलवी कपड़े और बैग खरीदने के लिए पैसे क्यों होंगे। ऐसा लगता है कि स्वघोषित एलवी स्टोर ही इन्हें बेचता है। सदस्य सोंग वेन ने झूठ नहीं बोला। बस क्या एक बार में 6 लाख से अधिक खर्च करना बहुत ज्यादा खर्चीली बात है? ये सोचकर जो मानू शर्मा गया और चुपके से बोला, वह मैं नहीं हूं, तुम ऐसा क्यों बनना चाहते हो? भोजन समाप्त करने के बाद लिन हुआन ने पूछा, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर टहलना चाहेंगे? जो मानू ने अपना सिर हिलाया और कहा, छोड़ो, मुझे कल काम पर जाना है, इसलिए चलो घर चलते हैं और आराम करते हैं। लिन हुआन ने सिर हिलाया और फिर जो मानू को हुईदोंग इंटरनेशनल की ओर ले गया। शांग्री-ला होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर तारो आसो इस साल 52 साल के हो गए हैं। उनकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर है। उन्होंने काले रंग का टक्सीडो पहना हुआ है। वे दुबले पतले हैं, उनकी पीठ चौड़ी है, चेहरे के भाव गठीले हैं और उनके ऊपरी होंठ पर बहुत ही नाजुक ढंग से कटी हुई दाढ़ी है। इस समय वह स्वागत कक्ष में सोफे पर बैठा था और उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके सामने ईगल एसो भी उदास दिख रहा था। उन्हें खबर मिली है कि भूमिगत प्रयोगशाला में घुसपैठ हुई है। तारो आसो ने कहा, चीनी ड्रैगन की छाया वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा की हकदार है और उसने हमारी भूमिगत प्रयोगशाला को इतनी जल्दी खोज लिया। एसो यंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा, अगर हमें मिल भी जाए तो क्या होगा? खैर, हमने दवा बना ली है। इसके अलावा भूमिगत प्रयोगशाला के उपकरणों में स्वयं नष्ट होने की क्षमता है। वे बस वहां बची कच्ची तरल दवा की कुछ बोतलों पर निर्भर है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा। तारो आसो ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हाँ, अब मुझे इस बात की चिंता है कि क्या ओशिमा कुन और अन्य पर चीन का नियंत्रण है। एसो यंग ने गहरी सोच में कहा, मेरे पिता, चिंता न करें, ओशिमा कुन और उनके मुंह में नुकीले दांत हैं। महान पूर्वी साम्राज्य के सबसे वफादार लोगों के रूप में वे निश्चित रूप से सबसे सही विकल्प चुनेंगे। तारो आसो कुछ देर चुप रहा और सहमति में बोला, हाँ, मैं ओशिमा कुन और अन्य लोगों पर विश्वास करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिंग कांग कुन कभी वापस नहीं आएगा। ये शब्द सुनकर असो यंग का चेहरा उदास हो गया और उसने उदास स्वर में कहा, मिंग कांग जून एक अच्छा इंसान है। उसने मेरे लिए चीनी लोगों से बहुत सारा पैसा जीता है। मैंने शुरू में मिंग कांग जून को जियांगन के सबसे बड़े नाइट क्लब में एक रात बाहर बिताने के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई थी। खैर, नतीजा ये हुआ। अरे, तारो आसो ने आह भरी, आज दोपहर मुख्यालय एक और झोंगरेन भेजेगा। मुझे विश्वास है कि उसके साथ हमारी सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। ईगल एसो ने हैरानी से पूछा, मिंग कांगजुन, जो झोंगरेन भी है, असफल हो गया है। क्या मुख्यालय हमारी मदद के लिए एक शांगरेन नहीं भेज सकता? अगर आप इसके बारे में सोच सकते हैं, तो मुख्यालय भी स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचेगा। तारो आसो ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह एक मीरेन है। मीरेन। ये दो शब्द सुनकर एसो ईगल चौंक गया। मीरेन सबसे रहस्यमय प्रकार का निंजा है। केवल महिलाएं ही मीरेन बन सकती हैं। सटीक रूप से कहें तो केवल सुंदर महिलाएं ही मीरेन बन सकती हैं। मीरेन एक भयानक अस्तित्व है जिसे लोगों को उनकी आत्मा देने के लिए केवल एक नजर, एक क्रिया या एक वाक्य की आवश्यकता होती है। हुईदोंग इंटरनेशनल में लौटने के बाद लिन हुआन ने सबसे पहले झाओ क्विंग्या को फोन किया और पिछली रात जो हुआ उसकी प्रगति के बारे में पूछा। झाओ क्विंग्या ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि इसकी अभी भी जांच चल रही है, इसलिए उसने फोन रख दिया। मैं सुन सकता हूं कि वह बहुत व्यस्त है। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ, एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना फोन नीचे रख दिया और खुद से बुदबुदाया, छोटे मालिक को बिस्तर पर ऐसा ही समय बिताने के लिए लड़की कब मिलेगी? जब मैं बोर हो रहा था तो अचानक मेरा मोबाइल फोन बज उठा। जियो जियो। कॉलर आईडी पर नाम देखकर लिन हुआन को आश्चर्य हुआ, उसके बाद खुशी हुई। क्या वह सहमत थी? इस संभावना के बारे में सोचते हुए लिन हुआन ने जल्दी से फोन का जवाब दिया। मैंने फोन पर जियाओ जियाओ को ये कहते सुना, लिन हुआन, मैंने तुम्हें अपनी मां से मिलने देने का निर्णय लिया है और मैं इसके लिए सहमत हूं। हाँ, लिन हुआन ने अपने दिल में चिल्लाया और फिर परवाह न करने का नाटक किया। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। जियो जियो ने लगभग अपने दांत पीसते हुए कहा, अगर आप मेरी मां को मना नहीं सकते तो मुझे आपको अच्छा दिखाना होगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उसे मना पाऊंगा। लिन हुआन का मकसद सिर्फ हान यू से दोबारा मिलना है। जहां तक हान यू को जियो जियो को कार चलाने का हुनर सिखाने के लिए राजी करने की बात है, तो इसे सिर्फ एक संयोग ही कहा जा सकता है। तुम जियो जियो उससे मन ही मन नफरत करती थी, लेकिन लिन हुआन से कार कौशल सीखने के लिए वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और इसे सहन कर सकती थी। आज रात 7 बजे यिपिन जियांगन समुदाय। जब मैं समुदाय के गेट पर पहुंचूं तो मुझे फोन करें और मैं इसे लेने के लिए नीचे जाऊंगी। तुम, लिन हुआन ने आधे मजाकिया लहजे में कहा, ठीक है, मैं सियाओ को व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने के लिए गेट पर आने दो। क्या आप मेरी यात्रा को इतनी गंभीरता से लेना चाहते हैं? कौन जानता है कि जियो जियो ने वास्तव में कहा था,
आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और मैं आपको नहीं उठाना चाहता, लेकिन सुरक्षा आपको मालिक के नेतृत्व के बिना अंदर नहीं जाने देगी। लिन हुआन। फोन रखते ही लिन हुआन उत्साह में जमीन पर लेट गया और लोटपोट हो गया। शाम को उसे अपनी खूबसूरत बहन दिखाई दी जिसने उसके साथ एक रोमांचक रात बिताई थी। क्या वो सपना नहीं देख रहा है? रुको, मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं। अगर वह हान यून पर अच्छा प्रभाव डालना चाहता है तो उसे इसे इतने बेधगे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। उसे अपना ध्यान रखना होगा। ये सोचते हुए लिन हुआन ने अलमारी में से सभी कपड़े निकाले, उन्हें एक एक करके पहना और आईने में देखा। नहीं, यह बहुत कम है। कई कपड़े बदलने के बाद भी लिन हुआन संतुष्ट नहीं था। उसने पहले जो कपड़े खरीदे थे वे सिर्फ कुछ 100 युआन प्रति पीस के थे और कुछ तो सिर्फ कुछ दर्जन युआन प्रति पीस के। सबसे महंगा वह काला सूट था जो उसने अमेरिका से खरीदा था। अगर उसे चीनी मुद्रा में बदला जाए तो उसकी कीमत सिर्फ 2000 युआन से ज्यादा होगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद लिन हुआन ने मॉल से एक अच्छा परिधान खरीदने का फैसला किया। दोपहर के 2 बजे हैं, तय समय से 5 घंटे पहले, इतना ही काफी है। लिन हुआन नीचे गया और जियांगन बिल्डिंग की ओर गाड़ी चलाकर चला गया। वह सीधे वर्साचे स्टोर में गया और एक सफेद कैजुअल सूट, एक जोड़ी सफेद कैजुअल चमड़े के जूते, एक शर्ट, टाई और बेल्ट चुनने में आधा घंटा लगा दिया। इसके बाद वह एक स्टाइलिंग डिजाइन चेन स्टोर में गए और डिजाइनर से करीब 1 घंटे तक उनके लिए हेयर स्टाइल डिजाइन करने को कहा। इसे पूरा करने के बाद लिन हुआन एक कछुए से एक खिलाड़ी में विकसित हो गया। वास्तव में मैं अभी भी सुंदर हूं। आईने में उस आदमी को देखकर लिन हुआन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह एक राहगीर किस्म का आदमी हुआ करता था और सड़क पर कभी भी अपना सिर 20% से ज्यादा नहीं घुमाता था। लेकिन अब जब उसने वर्साचे के कपड़े पहन लिए और डिजाइनर के हाथों से नया हेयर स्टाइल तैयार कर लिया तो वह एक अच्छा खासा आदमी बन गया है। यदि वह अब सड़क पर घूमे तो पीछे मुड़ने की दर अनुमानतः 50% से अधिक है। बहुत बढ़िया, भगवान स्तर के एजेंट सिस्टम वाले व्यक्ति को ऐसा दिखना चाहिए। लिन हुआन आज रात हान यून से मिलने के बारे में अधिक आश्वस्त है। जियाजियाओ, कैसी दोस्त घर आ रही है? जियांगन बैंक की अध्यक्ष होने के नाते हान यूं का दैनिक कार्यक्रम व्यस्त रहता है। अगर उसकी बेटी यह न कहती कि उसकी एक दोस्त आज रात घर मिलने आएगी तो हान यूं अब एक गृहिणी की तरह घर पर बिल्कुल नहीं बैठेगी। लिविंग रूम में सोफे पर लेटे हुए मोबाइल गेम खेलते हुए जियो ने बिना ऊपर देखे कहा, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये बच्चा, हान यून ने जियाओ को ऊँघते हुए देखा और असहाय होकर मुस्कुराया। चूंकि पहले से यह जानना असंभव है कि कौन आ रहा है, इसलिए हान यून को पूरी तरह तैयार रहना होगा। उसने सबसे पहले एक सभ्य और सुरुचिपूर्ण लंबी पोशाक पहनी, एक साधारण हल्का मेकअप किया और घर पर दाई से लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर सभी प्रकार के फलों को धोने के लिए कहा और फिर जियो के साथ चुपचाप इंतजार किया। शाम को 6:50 बजे जियो को लिन हुआन का फोन आया और वह जल्दी से उठकर बाहर भाग गई। क्या आप लिन हुआन हैं? जब जियो ने नवीनीकृत लिन हुआन को देखा तो वह तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। क्या यह अभी भी उसके दिमाग में लिन हुआन है जिसके पास असाधारण कार कौशल है लेकिन वह आकर्षक नहीं है? लिन हुआन विजयी भाव से मुस्कुराया, कैसा है? क्या यह पहले से अधिक सुंदर नहीं है? जियो ने खाली भाव से सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, यह पहले से थोड़ा अधिक सुंदर है, लेकिन आपने इतने सुंदर कपड़े क्यों पहने हैं? आप यहाँ शादी का प्रस्ताव रखने नहीं आए हैं। रुको, जियाओ को अचानक एक भयानक बात सूझी। उसने लिन हुआन की ओर इशारा करते हुए घबराकर पूछा, क्या तुम सच में शादी का प्रस्ताव रखने नहीं आए हो? लिन हुआन को लगभग खून की उल्टी हो गई। ये लड़की इतनी छोटी थी, वह अपने दिमाग में गंदी बातें कैसे सोच सकती थी? जियो ने घबराहट से कहा, हालांकि मुझे लगता है कि आपके ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे वास्तव में आपके लिए कोई भावना नहीं है। आपको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लिन हुआन ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे साथ ऐसी लड़की जैसा व्यवहार नहीं करती जो अपने बाल भी नहीं बनाती। हाँ, महसूस करो, महसूस करो। सचमुच? जियो ने संदेह से पूछा। सच से भी ज्यादा सच होता है। लिन हुआन अधीर हो गया। यह लड़की बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध है। हालांकि शियाओ मानती है कि वह बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर आदमी उसके बारे में सोचता है। उसका पीछा करो। ये तो अच्छी बात है। जियाओ ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वह चिल्लाई, वह लड़की कौन है जिसके पूरे बाल नहीं है? लिन हुआन ने तिरस्कार भरी नजर से देखना चाहा, लेकिन जब उसने जियो की छाती पर पूरी दोहरी चोटियां देखी तो वह अपनी इच्छा के विरुद्ध उस तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर सका। लिन हुआन की सपाट अभिव्यक्ति को देखकर जियो विजयी मुस्कान के साथ बोला, चलो अंदर चलते हैं, मेरी मां घर पर इंतजार कर रही है। BMW यात्री कार में बैठने के बाद जियो ने दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड का अभिवादन किया और फिर दोनों समुदाय में चले गए। जियांगनान शहर का सबसे महंगा विला क्षेत्र है। यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ अमीर या महंगे नहीं हैं, बल्कि अमीर हैं। बेशक हान यून के रूप में इस समुदाय में रहना एक बहुत ही सामान्य बात है। जियो के मार्गदर्शन में लिन हुआन ने कार को विला नंबर 10 के गैराज में ले जाया। फिर दोनों कार से बाहर निकले और दरवाजे की ओर चल पड़े। पुकारना। दरवाजे के सामने खड़ी होकर लिन हुआन ने गहरी सांस ली और अपने कपड़े ठीक करती रही। उसे इस तरह देखकर जियो ने अजीब तरीके से पूछा, क्या आप घबराए हुए हैं? लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और एक मजबूत मुस्कान के साथ कहा, क्यों, मेरे बारे में इतना घबराहट क्या है? जियो ने संक्षेप में सोचा और महसूस किया कि लिन हुआन को वास्तव में घबराने की कोई बात नहीं थी। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और कोड लॉक पर हल्के से दबाया और विला का दरवाजा खुल गया। हान यूं दरवाजा बजते ही सोफे से उठ खड़ी हुई। हालांकि वह जियांगन बैंक की अध्यक्ष है, लेकिन इस समय वह अपनी बेटी की दोस्त का मां के रूप में स्वागत करना चाहती है। बात बस इतनी सी है कि जब हान यून ने आगंतुक की शक्ल साफ देखी तो उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। यह वही है, यह वह कैसे हो सकता है? वह जियाओ का दोस्त कैसे हो सकता है? वह जानता था कि मैं कौन हूं, इसलिए उसने जानबूझकर इसे ढूंढा। एक पल में ही हान यून के दिमाग में कई विचार कौंध गए। जियो ने दरवाजे में प्रवेश करने के बाद अपनी मां के चेहरे पर अभिव्यक्ति में परिवर्तन नहीं देखा और सीधे परिचय दिया, मां, मैं अपने दोस्त को यहां लाया हूं। लिन हुआन, जो जियो का पीछा कर रही थी, उसके चेहरे पर भी आश्चर्य, भ्रम और खुशी के भाव थे। हालांकि लिन हुआन ने कुछ दिखावा किया था, लेकिन खुशी सच्ची थी। उसने मन ही मन चिल्लाया, सुंदर बहन, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख रहा हूं। नमस्ते बहन, मेरा नाम लिन हुआन है। लिन हुआन आगे बढ़ा और हान यून की ओर चला। आखिरकार हान यून एक मजबूत महिला है। उसने जल्द ही अपना संयम संभाला। उसने लिन हुआन से हाथ मिलाया और हल्के से कहा, नमस्ते मिस्टर लिन, बैठ जाइए। अरे लिन हुआन, तुम मेरी मां को बहन कैसे कह सकती हो? जियो परेशान है। क्या वह लिन हुआन से एक पीढ़ी छोटी नहीं है? हालांकि हान यून जानती थी कि लिन हुआन उसे बहन क्यों कहना चाहती थी। वह केवल लिन हुआन को देख सकती थी जैसे कि वह समझ नहीं पाई हो। उसके चेहरे पर थोड़ी शर्म थी। यह आदमी अगर यह बताने की हिम्मत करता है कि उस रात क्या हुआ था, तो मैं के बाद लंबे समय तक हान यून को यह पता नहीं चला कि लिन हुआन को कैसे साफ किया जाए। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, जियो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम दोनों आमतौर पर साथ में बाहर जाते हो तो क्या दूसरे लोग तुम्हें बहनों की तरह मानेंगे? जियाओ अचंभित रह गई, फिर सिर हिलाया। लिन हुआन सही थी। कई मौकों पर वह अपनी मां के साथ बाहर जाती थी और अजनबी उसे बहन समझते थे। लिन हुआन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, बस, चूंकि आपकी मां इतनी जवान और सुंदर है, इसलिए दूसरे लोग आपको बहन की तरह ही मानेंगे, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें बहन कहना चाहता हूं। बहन के अलावा मैं वास्तव में किसी अन्य नाम के बारे में नहीं सोच सकता। हम बकवास जीव। जियो ने लिन हुआन को गौर से देखा, लेकिन खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं ढूंढ सका। ये शब्द सुनने के बाद हान यून को बहुत मदद महसूस हुई, लेकिन
यह आदमी पहली बार किसी और के घर जा रहा है, कैसा लग रहा है? हान यूं को डर था कि लिन हुआन कुछ अनुचित कह देगा, इसलिए उसने अपनी बेटी का ध्यान अस्थायी रूप से हटाने की योजना बनाई। जियाओ जियाओ, जाओ और बिलूचन का डिब्बा निकालो जो मैंने अध्ययन कक्ष में रखा है। बस उसे उबला हुआ पानी दे दो। जियो जियो थोड़ा नाखुश था। हान यून ने असहाय होकर कहा, बच्चा, मेहमानों को उबला हुआ पानी पीने देने का कोई कारण कैसे हो सकता है? जियाओ जियाओ शर्मिंदा थी, इसलिए उसे चाय लेने के लिए अध्ययन कक्ष में जाना पड़ा। जाते समय उसने लिन हुआन को एक भयंकर धमकी भरी नजर से देखा। उसके जाने के बाद हान यून ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर दी, लिन हुआन को ठंडी आंखों से देखा और गहरी आवाज में पूछा, मेरे घर आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हान यून को इस तरह देखकर लिन हुआन को पता चल गया कि उसने क्या अनुमान लगाया था, इसलिए वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैं वास्तव में तुम्हें खोजने के लिए यहाँ आया था। हान यून की अभिव्यक्ति बदल गई और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, लिन हुआन ने पहले कहा, लेकिन मैं बस तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ और मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। हान यून की भौहें थोड़ी ढीली पड़ गई और काफी देर तक सोचने के बाद उसने पूछा, आप मेरी पहचान कैसे जानते हैं? इस समय लिन हुआन ने बताया कि उसने हान यून की पहचान कैसे की और साथ ही यह भी बताया कि उसके और जियो जियो के बीच क्या हुआ था। जब हान यून ने सुना कि जियो जियो लिन हुआन से कार कौशल सीखना चाहता है, तो उसने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। इस समय जियो जियो चाय की पत्तियों के साथ वापस चला गया और उसने ये शब्द सुने और वह तुरंत चिल्लाया, मुझे लिन हुआन से ड्राइविंग कौशल सीखना चाहिए, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। जियाओ जियाओ, तुम्हें इस मामले में मेरी बात सुननी होगी। हान यून जानती थी कि उसकी बेटी को रेसिंग पसंद है और उसने अनगिनत बार उपदेश दिया था, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। आजकल मेरी बेटी किसी से कार कौशल सीखना चाहती है और यह व्यक्ति अभी भी उसके साथ एक रात बिताता है। टेलर भावुक लिन हुआन, हान यून कैसे सहमत हो सकता है? इस समय लिन हुआन ने पूछा, बहन, मुझे पहले आपसे एक सवाल पूछने दो, क्या आप जियो जियो को दूसरों के साथ दौड़ने से रोक सकती हैं? हान यून ने भौहें चढ़ाई और इसके बारे में सोचा और जल्द ही एक निष्कर्ष पर पहुंची जिसने उसे थोड़ा दुखी कर दिया, नहीं। लिन हुआन ने अपनी उंगलियां चटकाई और आगे कहा, चूंकि आप जियाओ जियाओ को दूसरों के साथ दौड़ने से नहीं रोक सकते, इसलिए उसे जितना हो सके सीखने दें और अपनी सुरक्षा करने की क्षमता में सुधार करें। फिलहाल यही सबसे अच्छा उपाय है। जियो जियो की आंखें चमक उठीं और उसने मन ही मन प्रशंसा की, यह बंदा लिन हुआन ठीक है, वह ऐसा कारण भी बता सकता है। हान यून के चेहरे पर भी भाव उभर आए। उसकी राय में लिन हुआन ने जो तरीका बताया था वह वाकई अच्छा था, लेकिन यह उचित लगता है। हान यून ने कुछ देर सोचा और आगे कहा, लेकिन मुझे चाहिए कि तुम इसे साबित करो, सिद्ध करना। लिन हुआन और जियाओ जियाओ एक साथ दंग रह गए। ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज सिखाने के बाद ही दिखाई देती है, क्या इसे पहले साबित करने का कोई तरीका है? हान यून ने कहा, आपकी सोच बहुत जटिल है, मुझे बस इतना चाहिए कि लिन हुआन ये साबित कर दे कि उसके पास शानदार ड्राइविंग कौशल है। उसने जियाओ के लिए कई पाठ्येतर शिक्षक रखे हैं, चाहे वह पियानो शिक्षक हो, चीनी चित्रकला शिक्षक हो, गो शिक्षक हो या चाय समारोह शिक्षक हो, ये सभी चीन में प्रसिद्ध हैं। चूंकि जियाओ जियाओ कार चलाने का हुनर सीखना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक ऐसे शिक्षक को ढूंढना चाहती थी जिसे असली ज्ञान हो। बिना किसी बात के कोई सबूत नहीं होता और उसे समझाने के लिए उसे व्यवहार में परखना जरूरी है। यह आसान है। जियो जियो मुस्कुराया और लिन हुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप मेरी मां को एक चक्कर लगाने के लिए बाहर ले जा सकते हैं? लिन हुआन एक पल के लिए ठिठक गया, फिर एक गुप्त खुशी हुई। ऐसे में क्या वह हान यून के साथ अकेला नहीं होगा? हान यून भी थोड़ा हैरान थी। उसका मूल इरादा लिन हुआन को खुद घूमने नहीं देना था, लेकिन चूंकि उसकी बेटी ने ऐसा कहा था, इसलिए वह मना नहीं कर सकी। थोड़ा सोचने के बाद हान यून ने लिन हुआन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उस रात नशे में धुत होकर उसने लिन हुआन को जियाओ युआन समझ लिया और उसके साथ 4 बार पागलपन किया। हालांकि ये यादें बहुत धुंधली थीं, फिर भी होश में आने पर उसे कुछ शर्मनाक दृश्य याद आ गए। शुरुआत में हान यून ने सोचा कि यह बस एक नियति थी। उसकी पहचान के रूप में लिन हुआन से दोबारा मिलने की संभावना लगभग नगण्य थी और उसके लिए लिन हुआन के साथ कुछ भी करना असंभव था। लेकिन कौन जानता है, 2 दिन से भी कम समय बाद लिन हुआन फिर से उसके सामने आ गया। क्या यह अंधेरे में ही होना है? जब वह गैराज में पहुंचा तो लिन हुआन ने अपनी BMW कार निकाली और हान यून को सह पायलट में बैठा दिया। मूल रूप से जियो जियो कार में बैठना चाहता था, लेकिन लिन हुआन ने उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि इससे उसकी ड्राइविंग कौशल पर असर पड़ेगा। हान यून को अंदाजा हो गया कि वह क्या बना रहा है, लेकिन उसने इसे नहीं तोड़ा और लिन हुआन को उसे अकेले ही यिपिन जियांगनान जिले से बाहर निकालने दिया। बहन, उस रात जैसे ही लिन हुआन ने यह कहा, हान यून ने उसे बीच में ही टोक दिया, अब इसका जिक्र मत करो। उसे अभी भी भ्रम था। उसे उम्मीद थी कि लिन हुआन को उस रात जो कुछ हुआ था उसका कोई आभास नहीं होगा, लेकिन अब वह जानती थी कि उसके विचार कितने बुरे थे। उसे लिन हुआन द्वारा होटल में ले जाया गया था। लिन हुआन को कैसे पता नहीं चल सका कि उस रात क्या हुआ था? मेरा यह मतलब नहीं था। लिन हुआन ने सोचा कि हान यून गुस्से में है, इसलिए उसने धीरे से समझाया, मैं उस रात नशे में थी, इसलिए मैंने कहा था अब इस बारे में जिक्र मत करना। हान यून थोड़ा शर्मिंदा हुआ। क्या इस आदमी को नहीं पता कि ऐसी बातें सामने से कहने में कितनी शर्म आती है? हालांकि लिन हुआन को प्यार का अनुभव था, लेकिन एक रात टिल्ड जुनून कागज का एक टुकड़ा था और उसे इससे निपटने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह केवल अपने होठों पर आए शब्दों को ही निगल सकता था। कुछ देर के लिए गाड़ी का माहौल थोड़ा नीरस हो गया। मुझे अपनी कार चलाने की कुशलता दिखाओ। मुख्य सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद हान यून ने अंततः बात की। लिन हुआन ने अपने मुंह के कोने पर क्लिक किया और कहा, दृढ़ता से बैठो। फिर उसने पूरी ताकत से अपनी कार चलाने की कला दिखाई। सीधा त्वरण, मोड़ों पर ओवरटेकिंग, बहाव और मोड़ पर मुड़ना। इस तरह लिन हुआन ने 20 मिनट से अधिक समय तक अपने ड्राइविंग कौशल का प्रदर्शन किया और BMW पहले ही शहर के केंद्र से बाहर निकल गई और एक छोटे से जंगल में पहुंच गई। क्या सब ठीक है? लिन हुआन ने धीरे से कार रोकी, अपना सिर घुमाकर हान यून की ओर देखा और पूछा। उत्साह के बाद हान यून के चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। थोड़ी देर बाद उसने राहत की सांस ली और कहा, बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ, उसे कमतर आता गया। हान यून ने सहज होने का नाटक करते हुए कहा, खैर, ये बुरा नहीं है। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन जियाओ जियाओ को सिखाने के लिए ये काफी होना चाहिए। लिन हुआन का अभी का प्रदर्शन वाकई अद्भुत था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि लिन हुआन बहुत ज्यादा घमंडी हो जाए, इसलिए उसने ऐसा कहा। लिन हुआन ने ओह कहा और कुछ नहीं कहा। कार में एक बार फिर अजीब सी खामोशी छा गई। मुझे उम्मीद है कि तुम उस रात जो हुआ उसे पूरी तरह से भूल जाओगी। थोड़ी देर बाद हान यून बोलने से खुद को रोक नहीं सका। क्यों? लिन हुआन ने थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करते हुए भौहें चढ़ाईं। यह बस एक गलत मुलाकात थी। चूंकि यह एक गलती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे समय रहते सुधारना जरूरी है। हान यून ने शांति और धीमे स्वर में कहा, मानो वह उसे कोई असंबंधित बात कह रही हो। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और उसकी खूबसूरत प्रोफाइल को स्नेह से देखा और कहा, भले ही यह एक गलती हो, यह एक खूबसूरत गलती है। मैं सुंदरता से जुड़ी कोई भी चीज नहीं भूलना चाहती। हान यून काफी देर तक चुप रहा और आह भरते हुए बोला, मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हें बस जियो युआन समझता हूं। सच में। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और अचानक अपनी सीट बेल्ट खोल दी, अपनी तरफ झुकी और हान यून के लाल होठों को जोर से चूम लिया। कोआ। अप्रत्याशित रूप से मजबूत चुंबन ने हान यून को एक पल के लिए बेहोश कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने बहुत सारी हवाओं और लहरों का अनुभव किया था और जल्द ही शांत हो गई। लिन हुआन को दूर धकेलने के लिए अपना हाथ उठाया।
लिन हुआन की वर्तमान ताकत का मूल्य 31 अंकों जितना अधिक है, यहाँ तक कि एक मजबूत आदमी भी उसे दूर नहीं धकेल सकता है। अकेले हान यूं, एक कमजोर महिला। कई बार कोशिश करने के बाद हान यूं ने पाया कि वो उसे दूर नहीं धकेल सकता, इसलिए उसने अपने दिल में आह भरी, इसे भूल जाओ, बस उस रात को खत्म समझो। ये सोचकर हान यूं ने अब विरोध नहीं किया, बल्कि लिन हुआन के चुंबन का जवाब देना शुरू कर दिया। हान यूं का जवाब पाकर लिन हुआन बहुत खुश हुआ और भी साहसी हो गया। अब वह सिर्फ हान यूं को चूमने से संतुष्ट नहीं था और अनजाने में ही अपने हाथों से 2 ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गया। कौआ। हान यूं लिन हुआन के तुच्छ व्यवहार को रोकना चाहती थी, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे, तो वह कैसे बोल सकती थी? ये देखकर कि हान यूं ने खुद को नहीं रोका था, लिन हुआन और भी अधिक बेईमान हो गई, लेकिन जब उसने उसे चूमा और छुआ, तो हान यूं के शरीर में लंबे समय से दबी हुई आग भी जल उठी। महिलाओं की भी इच्छाएं होती हैं, विशेषकर 30 वर्ष की महिलाओं की, जो अत्यधिक इच्छाओं के दौर से गुजरती हैं। हान यूं जैसी औरत के लिए, जिसने कई सालों से युशुई टिल्डे का आनंद नहीं लिया है, उसकी इच्छा एक बार फूटने पर और भी तीव्र हो जाएगी। भले ही इसका एक छोटा सा हिस्सा पिछली रात निकल गया हो, लेकिन वर्षों से जमा हुई इच्छा अभी भी लिन हुआन के दबाव में है। टिल्डे ये तुरंत फूट पड़ी। और तो और वह और लिन हुआन पहले ही उस बाधा को पार कर चुके थे। पहली बार की तरह दूसरी बार भी यह अपेक्षाकृत आसान था। इस क्षण सहज ज्ञान ने तर्क को पराजित कर दिया। हान यूं ने आखिरकार अपनी देह में छिपी वासना को दबाना बंद कर दिया। लिन हुआन के शरीर को कसकर गले लगा लिया और लगातार उसके चुंबनों का जवाब देती रही। साथ ही उसके हाथ लिन हुआन के शरीर को टटोलने लगे। दोनों ने लंबे समय तक चुंबन किया और हान यूं ने लिन हुआन को दूर धकेल दिया, हौंसते हुए कहा, मुझे ले चलो। एक शब्द ने लिन हुआन की जीत की इच्छा को तुरंत भड़का दिया। उसने हान यूं के शरीर को बांधने वाली सीट बेल्ट खोली, फिर अपने बाएं हाथ से उसकी ज़ैड जैसी टांगों को और दाएं हाथ से उसकी खूबसूरत पीठ को गले लगाया और फिर थोड़ी सी कोशिश से हान यूं को खींच लिया, खुद को भी गले लगा लिया। हान यूं ने अपनी मुद्रा ठीक की और लिन हुआन की गोद में बैठ गई। अपने सामने महिला की कोमलता को महसूस करते हुए लिन हुआन ने नशे में कहा, बहन, आप बहुत सुंदर हैं। हान यूं शर्मा गया और बोला, छोटे भाई, तुम भी बहुत सुंदर हो। ये कहने के बाद हान यूं ने लिन हुआन के होठों को चूमने की पहल की और साथ ही उसने लिन हुआन की बेल्ट को टटोला और उसे खोलने के लिए बहुत प्रयास किया। कुछ देर तक टटोलने के बाद दोनों ने अंततः आखिरी बंधन छोड़ दिया और फिर हान यूं ने अपने कूल्हे उठाए और जोर से बैठ गया। काफी देर बाद हवा थम गई और बारिश भी रुक गई। लिन हुआन ने आराम से चेहरे के साथ कार की सीट पर झुककर हान यूं की ओर देखा, जो सह पायलट पर भी झुका हुआ था, और पूछा, बहन, क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं इसे पूरी तरह से भूल जाऊं? हान यूं भी संतुष्ट थी। उसने लिन हुआन को एक कमजोर नजर से देखा और ट्वीट किया, यदि आपको सबसे सस्ता मिलता है तो आप अभी भी अच्छे हो सकते हैं। हे। लिन हुआन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिछली रात हान यूं द्वारा अनजाने में पीछे धकेले जाने की तुलना में ये रात उसके लिए सही मायने में पहली बार थी। पहली बार हान यूं जैसी महिला के साथ, जो दिखने में, फिगर में, स्वभाव में और पारिवारिक पृष्ठभूमि में अव्वल थी, खुशी से समय बिता पाने का मौका मिला। लिन हुआन को लगा कि यह एक सपने जैसा था, बिल्कुल अवास्तविक। सौभाग्य से लिन हुआन जानता था कि यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। काफी देर बाद हान यूं को आखिरकार थोड़ी ताकत मिली। उसने अपना अंडरवियर पहना, अपनी स्कर्ट ठीक की और फिर बोली, भाई, बहन, मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। लिन हुआन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, क्या बात है? हान यूं ने आह भरते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे व्यक्ति को हम दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता चले, ठीक है? भूमिगत प्रेम। लिन हुआन की आवाज थोड़ी धीमी थी। हान यूं ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसके लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि वह लिन हुआन के साथ एक गुप्त प्रेमी के रूप में विकसित हो सकती है। अगर वह आगे बढ़ती है तो उसे नहीं पता कि क्या भयानक चीजें होंगी। आखिरकार वह अभी भी नामात्र के लिए जियाओ परिवार की बहू है। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक दिन मैं आपके साथ खुले और ईमानदार तरीके से रहूंगा, मैं कसम खाता हूं। हान यूं का चेहरा काला पड़ गया और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाई, बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो, यह असंभव है। लिन हुआन को और भी कुछ कहना था, लेकिन हान यूं ने आगे बढ़कर उसका मुंह ढक दिया। बकवास बंद करो, चलो वापस चलते हैं। लिन हुआन ने अधूरा सा कहा, चलो थोड़ी देर रुकते हैं। हान यूं ने उसे एक आकर्षक नजर से देखा, हम लंबे समय से बाहर हैं और अगर हम वापस नहीं गए तो जियाओ को शक होगा। ठीक है। हालांकि वह संतुष्ट नहीं था, लिन हुआन जानता था कि वह अब और नहीं रुक सकता, इसलिए उसने कार स्टार्ट की और हान यूं को यिपिन जियांगन ले गया। रास्ते में लिन हुआन ने हान यूं के पूर्व पति के बारे में पूछा। हान यूं कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बताने लगा। उसके परिचय से लिन हुआन को जियो के पिता जियो युआन के बारे में बहुत कुछ पता चला। जियाओ युआन जियाओ परिवार का बेटा है। बचपन में वह बहुमुखी और आकर्षक था। उसकी और हान यूं की पहली मुलाकात 20 साल पहले एक बार में हुई थी। फिर नायक ने उस सुंदरी को बचाया और प्रेमी बन गया। हान यूं ने 16 वर्ष की उम्र में जियो युआन फेंगजी से विवाह किया था और जब उनकी पहली शादी हुई तो उनका जीवन बहुत मधुर था। लेकिन जियाओ युआन एक ऐसा आदमी है जो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे रेसिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और तरह तरह के रोमांचक खेल पसंद है। साथ ही उसे खूबसूरत महिलाएं भी पसंद है। यद्यपि हान यूं लाखों में सबसे अच्छी सुंदरियों में से एक है, जियो युआन के परिवार और उपस्थिति के साथ वह केवल एक महिला होने से संतुष्ट नहीं है। इसलिए उसकी शादी के कुछ वर्षों के भीतर कई महिलाओं ने जियो युआन के साथ घोटाले किए हैं। बस इन बातों की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हान यूं ने भी एक आंख बंद कर ली जैसे कि यह कभी हुआ ही न हो। लेकिन जब जियो 10 साल का था तो हैंग ग्लाइडिंग खेलते समय जियो युआन का एक्सीडेंट हो गया और हड्डियां भी नहीं मिली। हान यूं की बात सुनने के बाद लिन हुआन काफी देर तक चुप रहा और पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? नफरत? हान यूं ने अपना सिर हिलाया और जटिल भाव से कहा, अगर मुझे नफरत करनी ही है तो मैं उससे सिर्फ इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि वह हमारी मां और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से अकेला चला गया। लिन हुआन ने आह भरी, ये जानते हुए कि हान यूं अभी भी जियो युआन को नहीं भूल सका था। हान यूं ने विषय बदल दिया, अब आप जानते हैं कि जियो को रेसिंग क्यों पसंद है ना? लिन हुआन ने सोच समझकर सिर हिलाया और कहा, खैर, जियो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहती है। हाँ। हान यूं ने शिद्दत से अपनी कनपटियां रगड़ते हुए कहा, सौभाग्य से उसे अब सिर्फ रेसिंग में ही रुचि है। अगर उसे शियाओ युआन की तरह स्काई डाइविंग और हैंग ग्लाइडिंग पसंद है तो मुझे सच में नहीं पता कि मुझे किस चीज से डर लगेगा। लिन हुआन ने व्यथित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और दृढ़ता से कहा, मेरे साथ, मैं तुम्हें और जियो को कोई दुर्घटना नहीं होने दूंगा। हान यूं ने अपना सिर घुमाया और शांति से उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। जल्द ही दोनों यिपिन जियांगन लौट आए। कार पार्क करने के बाद हान यूं दरवाजा खोलना चाहता था। इस समय लिन हुआन ने अचानक कहा, बहन, आपको कुछ बताना है। हान यूं ने उसका हाथ रोक लिया और पूछा, क्या बात है भाई? ठीक है, मैंने तुम्हें पहली बार दिया था और तुम मेरे लिए जिम्मेदार हो। पूरी तरह से खुद को रोककर लिन हुआन ने आखिरकार यह वाक्य कहा। हान यूं बहुत देर तक स्तब्ध रही और आखिरकार जोर से हंसी, जो वास्तव में बहुत ही असभ्य थी। हंसी के बाद उसने लिन हुआन के माथे पर हाथ फेरा और कहा, क्या मेरी बहन तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा दे? क्या? लिन हुआन का चेहरा शर्मिंदा था और वह कड़वाहट से मुस्कुराया, बहन, ऐसा मजाक मत करो। ठीक है, बड़ी बहन ने कुछ गलत कहा। हान यूं मुस्कुराया और फिर बोला, उस बड़ी बहन ने भी तुम्हें कुछ बताया था? क्या बात है? लिन हुआन उत्सुक था। तुम मेरी बहन के दूसरे आदमी हो। ये कहकर हान यूं ने दरवाजा धक्का दिया और कार से बाहर निकली, फिर अपनी ऊंची एड़ियों को घुमाती हुई विला में चली गई। हाँ,
लिन हुआन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उत्साह से दहाड़ उठा। हान यूं की प्रतिक्रिया से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेना चाहिए था। इस खोज ने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। आपने इसे इतने लंबे समय तक क्यों इस्तेमाल किया? अपनी मां और लिन हुआन को एक के बाद एक वापस आते देख जियो को शक हुआ। उन्हें बाहर गए 1.5 घंटा हो गया था। जियांगन शहर के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक दौड़ने के लिए इतना लंबा समय काफी है। ऊपर लिन हुआन, सड़क पर ट्रैफिक जाम है। हान यून, हम। जियो ने ज्यादा नहीं सोचा, उसने घबराहट से पूछा, मां, क्या आप लिन हुआन को मुझे कार कौशल सिखाने के लिए सहमत हो गई हैं? हान यून ने लिन हुआन की ओर देखा, फिर जियाओ की ओर, और फिर आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन तुम्हें सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, ठीक है? हाँ, धन्यवाद मां। जियो ने हान यून को उत्साह से चूमा, लेकिन चुंबन समाप्त होने के बाद वह दंग रह गई। ये गंध ठीक नहीं है। मां हमेशा एस्टी लॉडर कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती हैं। इस कॉस्मेटिक्स की खुशबू बहुत अनोखी है, लेकिन उन्हें चूमने के तुरंत बाद दूसरी खुशबू आ रही थी। जियाओ के चेहरे पर संदिग्ध भाव देखकर हान यूं का दिल बैठ गया। अभी लिन हुआन अक्सर उसके चेहरे को चूमता था। लिन हुआन भी बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने दिल में प्रार्थना की, जियो को कुछ भी पता न चलने दें। तुमने अभी खिड़की तोड़ी होगी। जियाओ ने सोचा कि उसे कारण मिल गया है और कुछ दुखी होकर बोला, अब धुआं इतना घना है कि हवा उसके चेहरे पर धूल की एक परत उड़ा रही है। ऐसा कहने के बाद जियो ने फिर भी कुछ बार कहा और बाद में उसने हान यूं से कहा, मां, आपको भी जल्दी से अपना चेहरा धोना चाहिए। हान यूं ने चुपके से राहत की सांस ली। ठीक है, मैं अब अपना चेहरा धोने जा रहा हूं। लिन हुआन ने भी शर्मिंदा होकर कहा, बहुत देर हो गई है, मुझे भी जाना चाहिए। मत करो, तुमने मुझे अभी तक कार चलाना नहीं सिखाया। जियो खुश नहीं था। यह एक और दिन है, अब बहुत देर हो चुकी है। लिन हुआन ने हाथ हिलाया और हान यूं की ओर आंख झपकाई, इससे पहले कि जियो ध्यान न दे रहा हो, फिर मुड़कर चला गया। जियो ने लिन हुआन की पीठ पर संदेह से देखा और खुद से बुदबुदाया, इतनी जल्दी में चल रही हो, अजीब है। यिबिन जियांगनान समुदाय से बाहर आने के बाद लिन हुआन सीधे हुईदोंग इंटरनेशनल पहुंचे। जियांगन शहर के उपनगरीय क्षेत्र में लोशेन मनो एक 13 इंच की काली रोल्स रॉयस एक्सटेंडेड फैंटम कार धीरे धीरे हवेली में घुसी। लो बिंगान ने झो यांग की ओर देखा, जो एक उलझन भरे भाव से गाड़ी चला रही थी। कार रुकने के बाद उसने पूछा, झो यांग, क्या तुम मुझे धोखा दोगे? झो यांग ने अपना शरीर हिलाया और फिर गहरी आवाज में कहा, मिस, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। लो बिंगान ने अपनी कनपटियां रगड़ी, सिर हिलाया और कहा, आप दादाजी के साथ कितने सालों से हैं? झो यांग ने गहरी आवाज में कहा, 10 साल। लो बिंगान ने कराहते हुए कहा, मैंने इतने सालों तक आपके साथ गलत किया है। पिछले 10 सालों में वह बूढ़े लोगों के अंगरक्षक, ड्राइवर और गार्ड के कप्तान रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि वह उन लोगों में से एक हैं जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। झो यांग ने गहरी आवाज में कहा। झो यांग के लिए मालिक और युवती के लिए काम करना मुश्किल नहीं लगता। कुछ देर सोचने के बाद लो बिंगान ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप लोशन फार्मास्यूटिकल में उप महाप्रबंधक के रूप में जाएं। झो यांग का चेहरा बदल गया और उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, मिस, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। लो बिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको भविष्य के लिए भी योजना बनानी चाहिए। मैं आपको लोशन फार्मास्यूटिकल में महाप्रबंधक के रूप में जाने के लिए कहूंगा। एक ओर मैं आपका रेज्यूमे बढ़ाना चाहता हूं और दूसरी ओर मैं चाहता हूं कि आप ल्यूसी को घूरने में मेरी मदद करें। झो यांग ने पूछा, क्या आपको संदेह है? हाँ। लो बिंगान ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। झो यांग अभी भी हिचकिचा रहा था, लेकिन मैं जा रहा हूं, आपकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? लो बिंगान मुस्कुराया और कहा, मैं लिन हुआन को आपका पदभार संभालने दूंगा। लिन हुआन, यह नाम सुनते ही झो यांग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। सोमवार की सुबह कंपनी में पहुंचने के कुछ ही देर बाद लो बिंगान ने लिन हुआन को अध्यक्ष कार्यालय में बुलाया। लिन हुआन ने अंदर आते ही पूछा, मिस्टर लो, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? लिन हुआन को नए बाल कटवाने, एक छोटे सफेद सूट और काफी सुधरी हुई उपस्थिति के साथ देखकर लो बिंगान हैरान रह गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ। लिन हुआन कुर्सी पर बैठ गया। अपने सामने लो बिंगान को देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कल रात हान यूं के बारे में सोच रहा था। कल रात हान यूं के साथ जंगल में हुई भीषण लड़ाई ने लिन हुआन को पूरी रात बेचैन कर दिया। जब वह सपने देख रही थी तो वह हान यूं के बारे में सोच रही थी, जब वह गाड़ी चला रही थी तो वह हान यूं के बारे में सोच रही थी, जब वह लो बिंगान से बात कर रही थी। सभी थोड़े मोहित थे, लेकिन इसका दोष उस पर नहीं लगाया जा सकता। आखिरकार वह निश्चित फल का पहला स्वाद है और वस्तु हान यूं जैसी एक शीर्ष परिपक्व महिला है और उसके लिए फिलहाल उत्तेजित होना सामान्य है। लो बिंगान ने अपनी असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया और अपनी सोच का पालन करना जारी रखा। मैं आपकी स्थिति को समायोजित करना चाहता हूं, इसलिए मैं आपकी राय पूछना चाहता हूं। लिन हुआन ने बिना कुछ बोले मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। लो बिंगान ने पूछा, लिन हुआन? लिन हुआन अभी भी मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला। लो बिंगान को पता था कि वह विचलित हो गया होगा। उसने तुरंत वॉल्यूम बढ़ाया और गुस्से और मजाकिया अंदाज में कहा, लिन हुआन, उठो। लिन हुआन ने अपने विचारों को वापस ले लिया और लो बिंगान को देखा, जो गुस्से से भरा था, और फिर उसने एक शराब पी और अंततः पिछली रात के बाद के स्वाद से पूरी तरह से जाग गया। माफ करना श्रीमान लो, कल रात मुझे ठीक से आराम नहीं मिला। लिन हुआन ने कुछ शर्मिंदगी के साथ समझाया। कोई बात नहीं। आखिरकार लिन हुआन की पहचान थोड़ी विशेष थी, इसलिए लो बिंगान वास्तव में नाराज नहीं था। लिन हुआन परेशान होकर बैठ गया और बोला, तुमने अभी क्या कहा? मैंने झो यांग को उपाध्यक्ष के रूप में लोशन फार्मास्यूटिकल में स्थानांतरित कर दिया, लेकिन वह पहले हमेशा मेरा विशेष ड्राइवर और अंगरक्षक रहा था, इसलिए। लो बिंगान ने लिन हुआन की ओर देखा जब वह बोल रहा था। लिन हुआन बहुत चतुर है और सुनते ही समझ जाता है। मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूं और मैं इसे अच्छी तरह से कर सकता हूं। अगर श्री लो को यह नापसंद नहीं है तो मैं आपका ड्राइवर और अंगरक्षक बन सकता हूं। लो बिंगान संतोष से मुस्कुराया, ठीक है, मैं तुम्हारा वेतन बढ़ा दूंगा। कितना? लिन हुआन ने वेतन वृद्धि के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। हालांकि अब उसकी संपत्ति लगभग 10 करोड़ युआन है, लेकिन यह सब कागजों पर है। मच्छर चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वह मांस ही है। ज्यादा पैसा कमाने से कौन खुश नहीं होगा? हम वास्तव में लो बिंगान ने इसके बारे में बहुत पहले सोचा था, लेकिन उसने अभी भी इसके बारे में सोचने का नाटक किया और फिर कहा, 1 लाख मासिक वेतन? कैसे 1 लाख मासिक वेतन? लिन हुआन ने अपनी उंगलियां तोड़ी और गिनती की। 1 लाख प्रति माह, 10 महीने 1 मिलियन होते हैं, बहुत सारा पैसा। इसलिए उसने उत्साह से अपनी उंगलियां चटकाई और मुस्कुराते हुए कहा, सौदा। लिन हुआन का रूप देखकर लो बिंगान को थोड़ी देर के लिए मजा आया, मानो उसने उसे पहले ही 11 लाख नकद दे दिए हो, है ना? वेतन बढ़ने की बात सुनकर तुम इतने खुश क्यों हो जाते हो? तुम आज रात मेरे साथ एक जगह चलो। लिन हुआन की नई स्थिति की पुष्टि करने के बाद लो बिंगान ने तुरंत उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की। लिन हुआन ने अपनी मुस्कुराहट दूर कर ली, ठीक है, कहां जाना है? लो बिंगान ने थोड़ा भुहें चढ़ाई और कहा, लोशन गार्डन के दूसरे चरण के लिए पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। मैं आवास प्रबंधन ब्यूरो के निदेशक झेंग से मिलना चाहता हूं। ओह, लिन हुआन को व्यापारिक मामले समझ में नहीं आए, इसलिए उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। लो बिंगान को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, वैसे किन बाहर भाग गया? क्या? लिन हुआन को आश्चर्य हुआ कि किन चोंग इतनी जल्दी बाहर आ गया, केवल कुछ ही दिन। ऐसा कहा जाता है कि मिका फाउंडेशन के तारो असो ने उन्हें रिश्ता ढूंढने में मदद की, इसलिए वह इतनी जल्दी सामने आ गए।
जब उसने पहली बार यह खबर सुनी तो लुओ बिंगयान भी बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने अपना विचार बदल दिया। वैसे भी लोशन समूह का संकट आसानी से बीत चुका था और किन के सामने न आने का उसे कोई लेना देना नहीं था। ये तो घटिया है साला। लिन हुआन थोड़ा उलझन में था। उसे इसे ब्यूरो में डालने में बहुत मेहनत लगी। नतीजा, कुछ दिनों बाद लोग बाहर आ गए। सोचकर लगता है कि ये सच है। काफी परेशान। आपने यह काम पहले कैसे किया? लुओ बिंगयान हमेशा से बहुत जिज्ञासु रहा है। किन चोन के व्यक्तित्व को देखते हुए उसके लिए आसानी से सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार करना नामुमकिन है, जब तक कि वह जिंदगी और मौत के संकट में न हो। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराई। यह मेरा रहस्य है, मुझे इसे न बताने के लिए क्षमा करें। लुओ बिंगयान ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा। यद्यपि लिन हुआन को लुओ बिंगयान ने अपना ड्राइवर और अंगरक्षक नियुक्त किया था, फिर भी उसे सहायक के रूप में काम करना जारी रखना था। इसलिए राष्ट्रपति के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद वह सहायक के कार्यालय में चला गया। क्योंकि यह सोमवार था और समूह के काम व्यस्त थे, उनमें से कई को अध्यक्ष के सचिव झो मानरू द्वारा संभाला जाना था। इसलिए उब चुके लिन हुआन ऑनलाइन गए, चैट की और अकेले गेम खेले। झो मानरू के वापस आने के बाद लिन हुआन ने संक्षेप में अपनी नई स्थिति के बारे में बात की। कोई पदोन्नति नहीं है, लेकिन वेतन वृद्धि तय है। इसलिए झो मानरू ने आधे मजाक में कहा कि लिन हुआन उसे रात के खाने का इलाज करेगा। स्वाभाविक रूप से लिन हुआन पूरी तरह से सहमत था और उसने कभी भी सुंदर महिलाओं को रात के खाने पर आमंत्रित करने से इनकार नहीं किया। शाम को काम से छुट्टी मिलने पर लिन हुआन लुओ बिंगयान के खास ड्राइवर की भूमिका में आ गया। जब वह विस्तारित फैंटम की ड्राइविंग पोजीशन में बैठेगा तो उसका खून खौल उठेगा। हालांकि एक पूर्णकालिक ड्राइवर के रूप में गाड़ी चलाते समय सबसे महत्वपूर्ण बात एक शब्द है, स्थिर। इसलिए भले ही लिन हुआन इस विस्तारित प्रेत की पूरी क्षमता को निचोड़ना चाहता था, वह केवल एक उचित सीमा के भीतर गति को स्थिर रूप से नियंत्रित कर सकता था। कार को झिवेजू तक ले जाने के बाद एक पार्किंग बॉय आया। लिन हुआन ने उसे चाबी दी और वह जल्दी से आगे बढ़ा और दाहिना पिछला दरवाजा खोला और फिर उसी सज्जन ने लुओ बिंगयान को कार से बाहर निकलने में मदद की। वेटर के मार्गदर्शन में लिन हुआन और लुओ बिंगयान जुबान शब्द के साथ निजी कमरे में आए। आज रात के भोज के लिए लुओ बिंगयान ने जानबूझकर अपने बालों को कल किया, हल्का मेकअप किया, एक सरल और सुरुचिपूर्ण शास्त्रीय चेयोंगसम पहना और मांस के रंग के रेशम के मोजे पहने, चांदी की ऊंची एड़ी के जूते के साथ वह तुरंत एक दबंग महिला बन गई। राष्ट्रपति एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण सोशलाइट में बदल गई। गर्म इंडोर प्रकाश व्यवस्था के तहत लुओ बिंगयान एक शास्त्रीय सुंदरता की तरह है जो एक प्राचीन स्याही पेंटिंग से उभरी है। लिन हुआन, जो उसके बगल में बैठा था, लुओ बिंगयान को देखता रहा और साथ ही वह अपने दिल में उसकी तुलना हान यूं से करने लगा। अंत में लिन हुआन को अनिच्छा से पता चला कि लुओ बिंगयान और हान यूं दोनों ही शीर्ष सुंदरियां थीं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं। लगभग 10 मिनट के बाद आवास प्रबंधन ब्यूरो के निदेशक झेंग अंततः आए। झेंग चेंघाई इस साल 49 साल के हो गए हैं। उनका चेहरा चीनी अक्षरों से सजा है, मोटी भौहें, बाघ जैसी आंखें और टेढ़ी नाक है। उनके होंठ चाकू की तरह तीखे हैं, जो मतलबी होने का एहसास दिलाते हैं। उसने स्लेटी रंग का सूट पहना हुआ था और बाल सवारे हुए थे। निजी कमरे में दाखिल होते ही वह हंसा और बोला, माफ कीजिए मिस्टर लुओ, कुछ देर हो गई है और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। झेंग चेंघाई के आते ही एक दुबला पतला 30 साल का आदमी आया, जिसने काला सूट पहना हुआ था। निजी कमरे में दाखिल होते ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और जब उसे यकीन हो गया कि कोई समस्या नहीं है, तो उसने अपना ध्यान लुओ बिंगयान और लिन हुआन की ओर मोड़ दिया। झेंग उपनाम वाला अंगरक्षक कमजोर नहीं है, उसे तो मास्टर होना चाहिए। इस समय लिन हुआन अपने शरीर में आंतरिक क्यूई की उपस्थिति के कारण आभा को महसूस करके प्रतिद्वंद्वी की ताकत का अंदाजा लगा सकता था। इस तरह वह झेंग चेंघाई के अंगरक्षक की ताकत को भांप सकता था। लुओ बिंगयान खड़ा हुआ, पास आया और हाथ बढ़ाकर मुस्कुराया। निर्देशक झेंग मजाक कर रहे हैं, अगर आप आ सकते हैं तो बिंगयान पहले से ही बहुत खुश है। थोड़ी देर बाद आप ठीक हो जाएंगे। निश्चित रूप से झेंग चेंघाई ने काफी अनुकूलता से सिर हिलाया, फिर लुओ बिंगयान का हाथ पकड़ लिया और कहा, राष्ट्रपति लुओ न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि वे बोलने और काम करने में भी बहुत अच्छे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि श्री लुओ आपको अध्यक्षता देंगे। हाँ, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। बोलते समय वह अपने दाहिने हाथ से लुओ बिंगयान के ज़ाइड हाथ को पकड़े रहा और साथ ही उसने अपने बाएं हाथ को धक लिया और 2 बार थपथपाया जैसे कि नेता अपने अधीनस्थों से मिल रहा हो। यह सिर्फ इतना है कि लिन हुआन के विचार में यह बिल्कुल भी फिल्मांकन नहीं है, बल्कि मार्मिक है। यह बूढ़ा बस लुओ बिंगयान का फायदा उठाना चाहता है। लुओ बिंगयान ने शांति से अपना हाथ वापस खींच लिया और हंसते हुए कहा, निर्देशक झेंग हंसे, दादाजी बिंगयान से बहुत प्यार करते हैं। झेंग चेंघाई मुस्कुराया, हे फिर कुर्सी खींचकर मुख्य सीट पर बैठ गया। बैठे ही उसने लिन हुआन को उदासीनता से देखने का नाटक किया और पूछा, मिस्टर लुओ, ये? क्योंकि लिन हुआन ने एक सफेद वर्साचे सूट और एक मैला बैग पहना था, झेंग चेंघाई ने सोचा कि वह एक अमीर लड़का है। लुओ बिंगयान ने संक्षेप में परिचय दिया, वह मेरे सहायक हैं और उनका नाम लिन हुआन है। हे, एक छोटा सा सहायक, इतना दिखावटी बैग पहनना दिलचस्प है। ये सुनकर कि वह सिर्फ एक सहायक था, झेंग चेंघाई का लिन हुआन से दोस्ती करने का इरादा तुरंत गायब हो गया। नमस्ते डायरेक्टर झेंग। लिन हुआन झेंग चेंघाई से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने पहले ही हाथ बढ़ा दिए थे, लेकिन दूसरे पक्ष का उसे हाथ मिलाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैंने देखा कि झेंग चेंघाई अपनी पलकें झुकाए लिन हुआन की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे और बोले, सहायक लिन युवा और होनहार है। संयोग से मेरे सचिव का नाम भी लिन है और आप मेरे परिवार से हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना हाथ उठाया, लिन हाई को आंख मारी और कहा, चलो सचिव लिन, सहायक लिन को जान लो। नमस्ते, मैं लिन हाई हूँ। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद काले कपड़े पहने आदमी, जिसने लिन हुआन से बात नहीं की थी, ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी। नमस्ते। लिन हुआन मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे लगा कि विरोधी के हाथ से एक मजबूत पकड़ आ रही है। क्या आप जियाओ के साथ यह चाल खेलते हैं? लिन हुआन फिर भी मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता कि सचिव लिन का प्रशासनिक स्तर क्या है, अनुभाग सदस्य या अनुभाग प्रमुख। लिन हाई मूल रूप से लिन हुआन को एक स्तब्ध कर देने वाला था, लेकिन उसने पाया कि चाहे कितनी भी कोशिश की हो, सामने वाले को कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और सहजता से बोल रहा था। इससे उसके दिल में एक हल्की सी धड़कन हुई, क्या उसे कोई गुरु मिल गया? ये सोचकर लिन हाई ने इस प्रलोभन को छोड़ने की योजना बनाई। जाना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। लिन हुआन ने दूसरे पक्ष के पीछे हटने का एहसास किया और उसका हाथ तुरंत मजबूत हो गया और इस समय 31 अंकों की शक्ति परिलक्षित हुई। उसका हाथ एक बड़े बाइस की तरह था और उसने उसे नीचे दबा दिया। कचा कचा। लिन हुआन की अपार शक्ति के तहत लिन हाई के पो ने एक कर्कश ध्वनि की और लिन हाई की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसके माथे से पसीने की बड़ी बूंदें निकली और फिर नीचे टपक गईं। लिन हाई के दिल का डर अचानक जाग उठा। ये कौन है और इसके पास इतनी ताकतवर ताकत क्यों है? अगर वह स्पेशल फोर्स का कैप्टन भी था, तो भी उसके पास इतनी ताकतवर ताकत तो नहीं थी, है ना? ये सोचकर लिन हाई ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सहायक लिन के पास अच्छा कौशल है। सचिव लिन गंभीर है, हाथ मिलाना एक बुनियादी शिष्टाचार है। अगर आप हाथ भी नहीं बढ़ाते तो क्या ये बहुत असभ्य नहीं है? लिन हुआन ने नासमझी का नाटक किया और साथ ही झेंग चेंघाई पर भी कटाक्ष किया। अहंकारी और असभ्य व्यवहार लगातार बढ़ता गया। सहायक लिन इतना मजबूत है, मैं झुकने को तैयार हूं। उसके हाथ में अधिक तीव्र दर्द के कारण लिन हाई को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करना पड़ा। सचिव लिन विनम्र है। लिन हुआन ने अपना दाहिना हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, झेंग चेंघाई और लुओ बिंगयान दोनों ही इंसान हैं। हालांकि लिन हुआन और लिन हाई के बीच प्रतिद्वंद्विता बहुत गुप्त थी, फिर भी उन्होंने एक तरकीब निकाली।
इस परिणाम के लिए लुओ बिंगयान बहुत खुश थे। व्यापार के बारे में बात करने से पहले दूसरे पक्ष की प्रतिष्ठा को दबाने में सक्षम थे, जो बाद की बातचीत के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन झेंग चेंगहाई ज्यादा खुश नहीं थे। उनके मन में लुओ बिंगयान को निहत्था करने का विचार भी आ रहा था। कौन जानता था कि लिन हाई, जो विशेष बल से सेवानिवृत्त हो चुके थे, एक छोटे सहायक के विरोधी नहीं थे। इससे उनका चेहरा फीका पड़ गया और साथ ही उन्हें लिन हाई के बारे में भी ख्याल आया। थोड़ा असंतोष भी था। एक छोटी सी प्रतियोगिता के बाद लिन हुआन और लिन हाई ने अपनी सीटें ले ली और फिर लिन हुआन ने मेज पर घंटी बजाई और वेटर मेनू लेकर अंदर आया। झेंग चेंगहाई ने मेनू संभाला और लुओ बिंगयान की ओर देखते हुए कहा, श्रीमान लुओ, आप और मैं शायद ही कभी साथ होते हैं। कुछ पी लीजिए, ठीक है। लुओ बिंगयान थोड़ी देर हिचकिचाया और बोला, ठीक है। झेंग चेंगहाई संतुष्टि से मुस्कुराया, फिर अपनी उंगलियों से मेनू पर क्लिक किया, कुछ पसंदीदा व्यंजन चुने और फिर वुलियांग की 2 बोतलें ऑर्डर की। फिर उसने मेनू वेटर को लौटा दिया। थोड़ी देर बाद व्यंजन तैयार हो गए और वेटर शराब से लबालब भर गए। जब वे लिन हुआन के घर पहुंचे तो लुओ बिंगयान ने उसे पैर से लात मारी। लिन हुआन समझ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, यह पूरी तरह से भरा नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। झेंग चेंगहाई ने यह सुनकर भौहें चढ़ाईं। सहायक लिन, हम सब भरे हुए हैं, आप विशेष नहीं हो सकते। लिन हुआन ने क्षमा याचना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर में मिस्टर लुओ को गाड़ी में बिठाना है, मैं सचमुच शराब नहीं पी सकता। झेंग चेंगहाई ने दुखी होकर कहा, आप गाड़ी चलाने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, श्री लुओ की कार एक विस्तारित फैंटम है, इसलिए मैं अपनी ओर से इसे चलाने के बारे में चिंता नहीं कर सकता। हुन्फ, झेंग चेंगहाई ने बिना कुछ बोले ठंडी सांस ली। जब वह ध्यान नहीं दे रहा था, लुओ बिंगयान ने लिन हुआन की ओर स्वीकृति भरी नजर से देखा। झेंग चेंगहाई की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, खासकर पुरुषों और महिलाओं के मामले में। अगर वह और लिन हुआन दोनों थोड़ी देर के लिए नशे में धुत हो जाए तो हो सकता है कि बूढ़ी औरत झेंग चेंगहाई मौके का फायदा उठाकर कुछ गंदा काम कर बैठे। महिलाओं, खासकर खूबसूरत महिलाओं को बाहर सामाजिक मेलजोल करते समय पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। लापरवाही बरतने पर व्यक्ति रसातल में गिर सकता है। 3 राउंड भोजन और 5 स्वादों को पीने के बाद लुओ बिंगयान ने कई बार प्रीसेल सर्टिफिकेट के बारे में बात की, लेकिन एक बूढ़े लोमड़ी झेंग चेंगहाई ने उसे रोकने के लिए अन्य विषयों का इस्तेमाल किया। यह देखकर कि आज का मनोरंजन समाप्त हो रहा है, लुओ बिंगयान एक वाइन ग्लास के साथ खड़ा हुआ और बोला, निर्देशक झेंग, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। झेंग चेंगहाई ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और लड़खड़ाते शब्दों में पूछा, क्या बात है? लुओ बिंगयान ने गहरी आवाज में पूछा, लोशन समूह के लोशन गार्डन वाणिज्यिक घर के दूसरे चरण के लिए पूर्व बिक्री परमिट के लिए आवेदन पत्र 1 महीने से अधिक समय से जमा किया गया है और आवास प्राधिकरण से कोई जवाब नहीं मिला है। निर्देशक झेंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इसमें कोई समस्या है? क्या ऐसी कोई बात है? झेंग चेंगहाई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, मैं वापस जाकर जांच करता हूं और फिर तुम्हें जवाब देता हूं, कैसा रहेगा? ये जवाब सुनकर लुओ बिंगयान का स्वर गंभीर हो गया। निदेशक झेंग, लोशन गार्डन परियोजना के दूसरे चरण के निर्माण के लिए लोशन समूह ने बैंक से 2.1 बिलियन उधार लिए थे। यदि धनराशि वापस करने के लिए घर समय पर नहीं बेचा जा सकता है तो हमें हर दिन बैंक को भारी ब्याज देना होगा। ओह, मुझे भी आपकी कंपनी की मुश्किलें पता है, लेकिन हाउसिंग मैनेजमेंट ब्यूरो मेरा नहीं है। झेंग चेंगहाई ने कुछ देर सोचा, फिर लुओ बिंगयान को गर्म आंखों से देखा और कहा, ठीक है, अगर मिस्टर लुओ जल्दी में है तो आप मेरे साथ ब्यूरो वापस आ सकते हैं। चलो साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, शायद ये काम हो जाए। ये शब्द सुनकर लिन हुआन के चेहरे के भाव बदल गए। क्या ये बूढ़ा चाहता है कि राष्ट्रपति लुओ उसका शरीर बदल दें? झेंग चेंगहाई ने चमकती आंखों से लुओ बिंगयान को देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। उनकी स्थिति को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि औसत महिला को उनकी इच्छानुसार संपत्ति मिल सकती है, और यदि वह नहीं भी चाहते हैं तब भी बड़ी संख्या में रियल एस्टेट मालिक उन्हें संपत्ति देने के लिए उत्सुक है। लेकिन लुओ बिंगयान एक ऐसी महिला है जिसे हान यून और जियाओ जियाओ के साथ जियांगन शहर की 3 प्रमुख सुंदरियां कहा जाता है। वह अपने सपनों में ऐसी ही एक महिला के साथ खेलना चाहता है। यह सिर्फ इतना है कि वे सभी शीर्ष धन और शक्ति वाली महिलाएं हैं, भले ही झेंग चेंगहाई इसे चाहते हैं, इसे पाने का कोई मौका नहीं है। अब जब अवसर आ गया है तो स्वाभाविक रूप से वह इसे आजमाना चाहेंगे। अगर लुओ बिंगयान मान जाए तो वह जियांगन शहर की 3 सुंदरियों में से एक महिला के साथ खेल सकता है। हो सकता है कि वह इसका इस्तेमाल उसे डराने के लिए करे और लुओ बिंगयान को एक अंडरग्राउंड प्रेमिका बना दे। ये सोचकर झेंग चेंगहाई की नजर लुओ बिंगयान पर और भी गर्म हो गई। लुओ बिंगयान ने भी झेंग चेंगहाई का स्पष्ट अर्थ सुना। उस पल उसका चेहरा उतर गया और उसने सीधे मना कर दिया, मैंने अभी थोड़ी शराब पी है और मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, शायद मैं निर्देशक झेंग के साथ नहीं जा पाऊंगी। झेंग चेंगहाई को भी पता था कि इस तरह से लुओ बिंगयान को जीतना मुश्किल होगा, लेकिन उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद वह अभी भी बहुत निराश और थोड़ा शर्मिंदा था। ये ठीक है, चूंकि श्री लुओ जल्दी में नहीं है तो किसी और दिन ऐसा करें। बात करने के बाद झेंग चेंगहाई को अपना पैर उठाना पड़ा और वहां से चले जाना पड़ा। लुओ बिंगयान ने बिना हार माने कहा, निर्देशक झेंग, कृपया मुझे जल्द से जल्द जवाब दें। झेंग चेंगहाई रुके और पलटकर बोले, मेरा एक दोस्त है जो लोशन ग्रुप के शेयरों में बहुत रुचि रखता है। अगर लुओ हमेशा शेयरों को स्थानांतरित करना चाहता है तो वह आपसे 10% प्रीमियम पर इसे खरीदने को तैयार है। अंतर्ज्ञान लुओ बिंगयान को बताता है कि झेंग चेंगहाई का असली उद्देश्य उसे आज रात शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए राजी करना है, इसलिए वह उत्सुक होने का नाटक करती है और पूछती है, मुझे नहीं पता कि निर्देशक झेंग का कौन सा दोस्त है, क्या मुझे पता है? हाँ, राष्ट्रपति लुओ को उन्हें नहीं जानना चाहिए। झेंग चेंगहाई ने हाँ किया और आगे कहा, दरअसल वह ज्यादा कुछ खरीदना नहीं चाहते, राष्ट्रपति लुओ को बस अपने 5% शेयर ट्रांसफर करने होंगे, मुझे इस पर विचार करने दीजिए। लुओ बिंगयान ने एक शब्द भी मना नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कि इस मामले में कुछ अजीब है, जब तक वह इसका पता नहीं लगा लेती वह अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती थी। झेंग चेंगहाई के चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। अगर वह शामिल होते हैं तो शायद लोशन गार्डन प्री सेल परमिट के दूसरे चरण की प्रसंस्करण गति तेज हो सकती है। वास्तव में ये शब्द सुनकर लुओ बिंगयान ने अपनी बात पर मुहर लगा दी। उसने शांति से सिर हिलाया, ठीक है, मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगी। झेंग चेंगहाई को दूर भेजने के बाद लुओ बिंगयान कुर्सी पर वापस बैठ गई और कुछ देर सोचने लगी, और फिर उसने थके हुए चेहरे के साथ लिन हुआन से कहा, चलो वापस चलते हैं। लिन हुआन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। लुओ बिंगयान बस उठने ही वाली थी, लेकिन नशे की वजह से उसका शरीर थोड़ी देर के लिए कांप उठा। शुक्र है कि उसने समय रहते मेज पकड़ ली और गिरने की शर्मिंदगी से बच गई। ये देखकर लिन हुआन जल्दी से आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कहा, श्री लुओ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। लुओ बिंगयान ने लाल चेहरे से उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। उसने अभी आधे से अधिक कट्टी सफेद शराब पी ली है और अब शराब ऊपर आ रही है। बाहरी ताकतों पर भरोसा किए बिना उसके लिए बाहर जाना वास्तव में मुश्किल है। उसने अपना ज़ैड जैसा हाथ बढ़ाकर लिन हुआन का हाथ थाम लिया और धीरे धीरे उसका सहारा लेकर झिवेजू से बाहर निकल गई। कार में बैठने के बाद उसने राहत की सांस ली। नशे की वजह से उसके कदम बेकार थे, इसलिए उसे लिन हुआन से सटकर बैठना पड़ा ताकि वह गिर न जाए। नतीजतन लिन हुआन और उसके बीच कुछ खास अंतरंग संपर्क जरूर हो जाता था। खासकर जिस हाथ को लिन हुआन ने पकड़ा हुआ था वह कई बार उसके अपने हाथ को छू चुका था, जिससे लुओ बिंगयान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन वह ये भी जानती थी कि लिन हुआन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसलिए वह इसे केवल शर्मिंदा ही कह सकती थी। झुंझलाहट मेरे दिल में दफन है। ड्राइविंग पोजीशन में बैठने के बाद लिन हुआन ने भी राहत की सांस ली। अभी तो उसकी एकाग्रता की परीक्षा थी। लुओ बिंगयान की खुशबू और कोमल शरीर ने उसकी नसों को हर समय झकझोर दिया, जिससे उसे मछली और पानी का सबसे अच्छा स्वाद मिल गया। हुआन का लिन हुआन कैसे टिक पाता है?
वह लुओ बिंगयान को अभद्र भाषा में पेश करने से खुद को नहीं रोक सका। सौभाग्य से उनकी एकाग्रता काफी मजबूत है और दूरी कम है, जिससे शर्मिंदगी से बचा जा सकता है। लिन हुआन ने गहरी सांस ली, कार स्टार्ट की और गंतव्य की ओर चल पड़ा। लुओ बिंगयान ने बताया। जैसे ही कार आधी दूरी तक पहुंची, लुओ बिंगयान, जो पिछली पंक्ति में बैठा था, ने अचानक पूछा, लिन हुआन, क्या तुम खुश हो? लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया। क्या सीसीएबी द्वारा शुरू की गई पिछली सड़क जांचों में यह सवाल नहीं पूछा गया था? उस समय इंटरनेट पर इस मामले को लेकर इतनी तीखी बहस हुई थी कि आज भी लोग अक्सर इस स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। काफी खुश है। लिन हुआन ने कुछ देर सोचा और पाया कि उसे वाकई चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसके पास पैसे थे और उसकी कुंवारी टोपी भी उतार दी गई थी। ज्यादातर लोगों की तुलना में वह पहले से ही बहुत खुश था। बस लुओ बिंगयान के शब्दों को सुनो, मैं खुश नहीं हूं। लिन हुआन ये सुनकर चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद लुओ बिंगयान ने सचमुच बहुत ज्यादा पी ली थी। वह अंतहीन बातें करने लगी। मेरे माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना में मारे गए थे और मेरे एकमात्र दादा, जो मुझे प्यार करते थे, उनका भी निधन हो गया। मुझे स्पष्ट रूप से एक मजबूत महिला होना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे लोशन समूह के अध्यक्ष और अध्यक्ष की जिम्मेदारियां उठानी होंगी। क्या आपको लगता है कि मैं एक दयनीय जीवन जी रही हूं? बिक्री पूर्व प्रमाण पत्र के लिए मुझे एक बूढ़े विकृत व्यक्ति के साथ हंसना बोलना पड़ता है, उसके साथ पीना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत दयनीय हूं? मैं 27 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैंने अभी तक प्यार का स्वाद नहीं चखा है। क्या आपको लगता है कि मैं बहुत दयनीय हूं? लिन हुआन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि लुओ बिंगयान ने प्यार के बारे में बात तक नहीं की। क्या यह सच है? यह सोचकर उन्होंने पूछा, श्रीमान लुओ, आप जैसी महिलाओं के लिए प्रेमियों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओह हाँ, मेरे कई प्रेमी हैं, लुओ बिंगयान ने मजाक करते हुए कहा, लेकिन उनका उद्देश्य सरल नहीं है, इसलिए मुझे यह पसंद नहीं है। लिन हुआन ने अचानक कहा, तो फिर आपको कौन सा प्रकार पसंद है? मुझे सरल आदमी पसंद है। वह सुंदर हो सकता है, उसके पास पैसा नहीं हो सकता, लेकिन उसे मेरे साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। लुओ बिंगयान का जवाब सुनने के बाद लिन हुआन अचंभित रह गया, मानो वह इस शर्त को पूरी तरह से पूरा करता हो। बेशक लिन हुआन इतना आत्ममुग्ध नहीं होगा कि उसे लगे कि लुओ बिंगयान अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने दिलासा दिया, श्री लुओ, आपको निश्चित रूप से एक ऐसा आदमी मिलेगा जो आपको पसंद आएगा। लुओ बिंगयान ने हल्के से कहा, श्री लुओ, क्या आप शेयर हस्तांतरित करने के लिए सहमत होंगे? लिन हुआन को हमेशा लगता था कि यह मामला अजीब है, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। फिलहाल नहीं, लुओ बिंगयान ने आह भरी, जब तक मैं उसका उद्देश्य नहीं समझ लेता, मैं कोई भी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाऊंगा। लिन हुआन ने सिर हिलाया और सुझाव दिया, क्या उन पर दबाव डालने के लिए उनके वरिष्ठों को ढूंढना संभव है? लुओ बिंगयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने यह तरीका आजमाया है और इसका कोई असर नहीं हुआ है। दादाजी के निधन के बाद लोशन समूह की देखभाल करने वाले कई अधिकारी धीरे धीरे उनसे अलग हो गए। लिन हुआन ने इसके बारे में संक्षेप में सोचा और कहा, श्री लुओ, क्या आपका जन्मदिन 4 दिनों में है? हाँ, क्या बात है? लुओ बिंगयान को याद आया कि उसने लिन हुआन को पहले ही बता दिया था कि उसका जन्मदिन क्या है, और उसने उसे जन्मदिन के खाने पर भी आमंत्रित किया था। लिन हुआन ने कराहते हुए कहा, आपके जन्मदिन के उपहार के रूप में मैं आपको 4 दिनों के भीतर रोसेले गार्डन के दूसरे चरण के लिए प्री सेल प्रमाण पत्र प्राप्त करने दूंगा। लिन हुआन का वादा कमाल का है। 4 दिनों के अंदर प्री सेल सर्टिफिकेट कैसे मिल सकता है? लेकिन लुओ बिंगयान ने अपना मन बदल लिया। जब लिन हुआन ने कहा कि उसके पास किन चोंग को आत्मसमर्पण कराने का एक तरीका है, तो उसे यह अविश्वसनीय लगा। आखिर हुआ क्या? किन चोंग ने सचमुच आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण कर दिया। यह सोचकर लुओ बिंगयान का मूल रूप से उदास मूड बढ़ गया। लिन हुआन, अगर आप वास्तव में 4 दिनों के भीतर प्री सेल प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या इनाम चाहते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं। सच में, हालांकि वह गाड़ी चला रहा था, लिन हुआन पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लुओ बिंगयान को पछतावा हुआ, या तो नशे में होने के कारण या फिर बहुत ज्यादा उत्तेजित होने के कारण। उसने बिना सोचे समझे ये शब्द कह दिए। जब वह शांत हुई तो उसने पाया कि वह बोल रही है। बड़ा, क्या होगा अगर लिन हुआन करोड़ों हुआ या सिक्कों का इनाम चाहे? क्या होगा अगर लिन हुआन उससे उसके शरीर की कसम खाने का वादा करे? बेशक ये सबसे बुरे संभव हालात हैं, लेकिन दादाजी ने बचपन से ही खुद को सिखाया था कि कुछ भी करने से पहले सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। बस, अगर अब आपको पछतावा होगा तो क्या आप बहुत कंजूस लगेंगे? लुओ बिंगयान को चुप देखकर लिन हुआन को पता था कि उसे पछतावा है, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वास्तव में आप मुझे कोई भी इनाम दे सकते हैं और मैं इसे स्वीकार करूंगा। लुओ बिंगयान ने चुपके से आह भरी, ये जानते हुए कि अभी उसका प्रदर्शन थोड़ा परेशान करने वाला था, और कहा, नहीं, अगर आपकी कोई आवश्यकता है तो बताने में संकोच न करें। जब तक मैं ये कर सकता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं। लिन हुआन ने अपने मुंह के कोने पर टिक किया और कहा, तो मुझे इनाम के रूप में आपका पहला चुंबन चाहिए। क्या आप सहमत होंगे? पहला चुंबन। नशे में होने के बावजूद कि लुओ बिंगयान ने ये 2 शब्द साफ सुने। वो इनाम में अपना पहला चुंबन चाहता है। उसे कैसे पता चला कि उसका पहला चुंबन अभी भी बाकी है? अरे वैसे मैंने अभी कहा था कि मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रही। ये तो बस, अरे वह ऐसा अनुरोध क्यों करेगा? एक पल में ही लुओ बिंगयान के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। अभी अभी लिन हुआन ने अपने मन से यह अनुरोध किया था। अपनी बात खत्म करते हुए उसे लगा कि यह कहना बहुत ही तुच्छ होगा, इसलिए वह हंसा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, है ना? हाँ, मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। लुओ बिंगयान ने गहरी सांस छोड़ते हुए गंभीर भाव से कहा। ओह, लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अभी अभी किए गए अचानक व्यवहार पर पछतावा हुआ। आश्चर्यजनक रूप से लुओ बिंगयान ने आगे कहा, मैं आपसे वादा करता हूं। क्या? लिन हुआन के हाथ उत्साह से कांपने लगे, लेकिन सौभाग्य से उसने समय रहते स्टीयरिंग व्हील सीधा कर लिया और कोई दुर्घटना नहीं हुई। लुओ बिंगयान का मुंह उल्टा हो गया और उसकी अभिव्यक्ति ने सहजता से कहा, मैंने कहा था कि मैंने आपके अनुरोध का वादा किया था। जब तक आपको मेरे जन्मदिन से पहले प्री सेल प्रमाण पत्र मिल जाता है, मैं आपको अपना पहला चुंबन दूंगा और मैं गिनूंगा। ये जवाब पाकर लिन हुआन का पूरा शरीर फटने वाला है। यह खूबसूरत राष्ट्रपति का 27 सालों में पहला चुंबन है। यही तो कई मर्दों का सपना होता है। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि मैं गंभीर होने जा रहा हूं। इस समय लिन हुआन ने लुओ बिंगयान के पहले चुंबन को अपनी संपत्ति माना था, और अब उसे जो करना था वह था झेंग चेंघाई को प्राप्त करना और पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र प्राप्त करना। इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक बज उठा। डिंग, होस्ट, आपके पास एक नया कार्य है, क्या आप इसे जांचना चाहते हैं? सिस्टम के शीघ्र स्वर को सुनकर लिन हुआन का दिल हिल गया। उसने अनुमान लगाया कि नया कार्य पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र से संबंधित होना चाहिए, लेकिन वह गाड़ी चला रहा था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीधे इसकी जांच नहीं की। लुओ बिंगयान को जियांगन के उपनगरीय इलाके में लुओशन मनों में वापस भेजने के बाद लिन हुआन ने सिस्टम में क्लिक किया और कार्य की जांच की। कार्य: लुओ बिंगयान का पहला चुंबन। कार्य का उद्देश्य: लुओ बिंगयान के प्रथम चुंबन पुरस्कार के बदले में 4 दिनों में लुओशिंग गार्डन के दूसरे चरण के लिए पूर्व बिक्री परमिट प्राप्त करना। कठिनाई स्तर 20 स्तर। कार्य पुरस्कार 300 अनुभव अंक, 1200 सिस्टम अंक। विशेष अनुस्मारक: यह कार्य एक समय सीमित कार्य है जिसमें 90 घंटे शेष है। अंतिम अनुस्मारक देखकर लिन हुआन दुखी हुआ। अरे गृहस्वामी, क्या इसका मतलब 4 दिन नहीं था? शेष समय केवल 90 घंटे कैसे है? क्या आप गिनेंगे? बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के बटलर की आवाज सुने, कृपया उत्साहित न हो। इस काम के लिए आपको लुओ बिंगयान के जन्मदिन के खाने से पहले प्री सेल लाइसेंस लेना होगा। अब लुओ बिंगयान के जन्मदिन के खाने से पहले 90 घंटे बाकी हैं।
बहुत अच्छा, यह बहुत व्यवस्थित है। लिन हुआन मन ही मन उससे नफरत करता था, लेकिन इसका खंडन नहीं कर सका और उसे यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि वह मिशन के 6 घंटे चूक गया था, क्योंकि उसे कल सुबह जल्दी ही लो विज्ञान को कंपनी के लिए ले जाना था। लिन हुआन ने इस विस्तारित फैंटम को वापस हुई दोग इंटरनेशनल में ले जाया। जब वह पार्किंग कर रहा था, तो काले रेशमी जूते और ऊंची एड़ी के जूते पहने एक लंबी सुंदरी नीली BMW मिनी से बाहर निकली। ओह, रोल्स रॉयस एक्सटेंडेड फैंटम। विस्मयादिबोधक शब्द कहने के बाद सुंदरी ने ड्राइविंग सीट पर बैठे लिन हुआन को चमकती आंखों से देखा, मानो वह उसे एक ही बार में खा जाना चाहती हो। जब लिन हुआन रुका और कार से बाहर निकला, तो सुंदरी ने एक अत्यंत उज्जवल मुस्कान दी, हाथ हिलाया और अभिवादन किया। हाय सुंदर आदमी, क्या आप अकेले हैं? ओह, मैं अकेला नहीं हूं, लिन हुआन गुस्से से चिल्लाया जब उसने ये कहा। क्या यह अभी भी एक भूत है? काले रेशमी सुंदरी डर गई और उसने अपना छोटा सा मुंह ढक लिया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, मतलब क्या तुम सिंगल हो? तुम मुझे क्यों चुराना चाहते हो? लिन हुआन ने काले रेशम की सुंदरियों को अभिमानी आंखों से देखा और चुपके से अपने दिल में कहा, मैं उसके रूप के लिए 80 अंक देता हूं। उसकी छाती बहुत बड़ी है, उसकी कमर बहुत पतली है, उसकी कमर, उसके पैर मुश्किल से आधे साल तक खेलते हैं। काले रेशमी सुंदरी ने शर्मीली नजर से देखा और लिन हुआन को उसे देखने दिया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, सुंदर आदमी, क्या तुम भी यहीं रहते हो? लिन हुआन ने बिना सिर उठाए सुंदर काले रेशम वाली महिला को घूरना जारी रखा और कहा, हाँ, मैं बिल्डिंग 7 में रहती हूँ। आप कैसी हैं? काले रेशम वाली लड़की शर्मा गई और संकोच से पूछा, मैं। मेरे घर जाना है। लिन हुआन ने उसकी नाक को छुआ और पूछा, बैठो या करो? सब ठीक है। काले रेशमी सुंदरी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ चुन रही हो। ओह, लिन हुआन अंदाजा लगा सकता था कि काले रेशम की सुंदरियां अपने पैरों की उंगलियों से खुद को क्यों छेड़ना चाहती थीं। दूसरे पक्ष ने सोचा होगा कि ये दोनों प्रेत उसी के हैं। अगर वह अब सच बता दे तो क्या ये काली रेशमी सुंदरता क्रोध में बदल जाएगी? ये सोचकर लिन हुआन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया और कहा, माफ करना, मैं एक बहुत ही पारंपरिक आदमी हूं, अलविदा। बोलने के बाद उन्होंने अपना पैर उठाया और लिफ्ट के प्रवेश द्वार की ओर चले गए, जिससे भूमिगत पार्किंग में खड़ी केवल काले रेशमी सुंदरियां ही अचंभित रह गईं। घर लौटने के बाद लिन हुआन ने झाओ क्विंगिया का फोन मिलाया और सीधे विषय पर पूछा, क्या आपके पास वास्तविक समय में किसी व्यक्ति के विशिष्ट ठिकाने को समझने का कोई तरीका है? झाओ क्विंगिया ने उनसे यह नहीं पूछा कि वह क्या करना चाहते हैं और सीधे जवाब दिया, मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि एक व्यक्ति यह कर सकता है। लिन हुआन ने पूछा, कौन? यू शिशी। यह नाम सुनते ही लिन हुआन को शंघाई में बिताई अपनी आखिरी रात याद आ गई, जब यू शिशी गलत बिस्तर पर थी। उस समय का दृश्य वास्तव में शर्मनाक और सुगंधित था, लेकिन अब लिन हुआन अभी भी थोड़ा भावुक महसूस करता है। झाओ क्विंगिया ने संक्षेप में बताया, जियाओ शी एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी अतिथि है। आप जो कहते हैं वह उनके लिए करना आसान है। इतना अद्भुत। लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। वह जानता था कि यू शिशी सूचना मंत्रालय से है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर भी एक लोकप्रिय अतिथि होगी। हाँ, मुझे अभी भी कुछ काम है, बस सीधे जियाओ शी से संपर्क करें। झाओ क्विंगिया ने बोलने के बाद फोन काट दिया। फोन पर व्यस्त स्वर सुनकर लिन हुआन कुछ देर के लिए अवाक रह गई। उस रात से झाओ क्विंगिया बहुत व्यस्त रही है और उसने उसकी अदृश्यता तकनीक के बारे में नहीं पूछा, जिससे लिन हुआन थोड़ा घबरा गई। अपने विचारों को दबाते हुए लिन हुआन ने यू शिशी का फोन ढूंढा और उसे डायल किया। फोन से यू शिशी की कर्कश आवाज आई, अरे कौन सा? लिन हुआन के मुंह का कोना फड़क उठा। उसे पता था कि जियाओ शी के पास उसका मोबाइल नंबर है, लेकिन अब वह यूं ही अनजान होने का नाटक कर रहा था। और कौन का क्या मतलब है? वो सुअर को बुला रही है या कुत्ते को? हालांकि छज्जे के नीचे लोगों को अपना सिर झुकाना पड़ा, चूंकि वे दूसरों से पूछ रहे थे। लिन हुआन समझ न पाने का नाटक ही कर सका और बोला, मैं हूं लिन हुआन। कौन जानता है? यू शिशी ने कहा, मुझे नहीं पता कि लिन हुआन कौन है। लिन हुआन के माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं, छोटी कविता, परेशानी व्यक्त करती हुई। फोन पर कोई शब्द नहीं था, लेकिन लगातार क्लिक और क्लिक की आवाज आ रही थी। क्या आप तरबूज के बीज कुतर रहे हैं? लिन हुआन ने असहजता से पूछा। यू शिशी ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, क्या आपकी कोई राय है? बिल्कुल नहीं। लिन हुआन हंसा और मुस्कुराते हुए बोला, मिस, आप धीरे धीरे खाएं और जब आप अच्छा खा लेंगी तो हम बात करेंगे। शायद ये लिन हुआन की ईमानदारी थी जिसने यू शिशी को प्रभावित किया और उसने अंततः अपने हाथ में तरबूज के बीज नीचे रख दिए और उदासीनता से पूछा, चलो बात करते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? लिन हुआन ने अंततः राहत की सांस ली और तुरंत उसे झेंग चेंघाई का अनुसरण करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया। आश्चर्य की बात है कि उनका परिचय सुनने के बाद यू शिशी ने फटकार लगाई, आप राज्य के सार्वजनिक अधिकारियों की निजी जांच और ट्रैकिंग से संबंधित हैं, यह अवैध है। जैसे ही लिन हुआन कुछ समझाने वाला था, उसने यू शिशी को यह कहते सुना, लेकिन यह बहुत रोमांचक लगता है, मैंने तुमसे वादा किया था। लिन हुआन, क्या आप इतना हौंसला चाहते हैं? बस यू शिशी को यह कहते हुए सुने, मैं झेंग चेंघाई का फोन नंबर ढूंढूंगा और चुपके से उसके फोन में वायरस डाल दूंगा और फिर मैं आपको एक ऐप भेजूंगा। आप इस ऐप के माध्यम से किसी भी समय उसका स्थान देख सकते हैं। कविता का परिचय सरल और स्पष्ट है, यहां तक कि लिन हुआन जैसा आम आदमी भी इसे समझ सकता है। आधे घंटे बाद यू शिशी ने क्यूक्यू के जरिए लिन हुआन को गाड़ी मैप जैसा एक ऐप दिखाया। इस ऐप को खोलने पर लिन हुआन को मैप पर एक बहुत ही स्पष्ट लाल बिंदु दिखाई दिया। लिन हुआन ने इस इंटरफेस का एक स्क्रीनशॉट यू शिशी को भेजा। उसे देखने के बाद उसने जवाब दिया, यह लाल बिंदु झेंग चेंघाई का स्थान है और सटीकता 1 मीटर के भीतर है। लिन हुआन, धन्यवाद जियाशी, जब मैं बीजिंग लौटूंगा तो आपको रात के खाने पर आमंत्रित करूंगा। यू शिशी, कट, क्या यह फिर से सड़क किनारे की दुकान है? लिन हुआन, यू शिशी के साथ कुछ और बातें करने के बाद लिन हुआन ने ऐप खोला और उसका अवलोकन किया। नक्शे पर लाल बिंदु की बदलती स्थिति को देखकर लिन हुआन ने अंदाजा लगाया कि झेंग चेंघाई अभी भी कार में ही होगा। लगभग 10 मिनट बाद चुनमन जियांगन नाइट क्लब पहुंचते ही लाल बिंदु ने हिलना बंद कर दिया। क्या यह पीने के बाद मजा आएगा? लिन हुआन ने चुनमन जियांगनान नाइट क्लब का नाम सुना है। कहा जाता है कि यह जियांगनान शहर का सबसे अच्छा मनोरंजन स्थल है। इसमें सैकड़ों सुंदरियां आती हैं और यहाँ काफी भीड़ होती है। वह यह भी जानता है कि इस नाइट क्लब का मालिक किनचोंग है। एक बूढ़ा आदमी खाने पीने के बाद नाइट क्लब में और क्या कर सकता है? जरूर कोई औरत होगी जो वहां गई थी। यह जानकर लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ। उसने ज्यादा सोचा नहीं, एक काला कैजुअल आउटफिट पहनकर वह टैक्सी लेने के लिए नीचे भागा और चुनमन जियांगन नाइट क्लब चला गया। कार से बाहर निकलने के बाद लिन हुआन ने एक मानव रहित कोना पाया और चुपचाप कहा, अदृश्यता। इंटरमीडिएट स्टील्थ में अपग्रेड करने के बाद इसकी अवधि एक दिन में 3 घंटे तक बढ़ गई है। दीवार भेदन और परिप्रेक्ष्य के 2 कौशलों की तुलना में स्टील्थ का एक बहुत बड़ा फायदा है, यह सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग नहीं करता है। इसलिए लिन हुआन को भी अदृश्यता तकनीक पसंद आई। लिन हुआन, जो अदृश्य अवस्था में था, चुनमन जियांगन नाइट क्लब की ओर करता हुआ चला गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, हल्के गुलाबी रंग के चौंगसम की 2 पंक्तियों में कुल 12 सुंदरियां नजर आईं।
ये उनके शरीर और दिखावट के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर च्योंगसम का छोटा हेम जो कूल्हों को ढक सकता है। लिन हुआन की धड़कन तेज हो जाती है और उसकी लार भी तेज हो जाती है और वह ऊपर जाकर थोड़ा सा छिपने का इंतजार नहीं कर सकती। कुछ मेहमान लिन हुआन के ठीक सामने से अंदर आए और 12 स्वागत करने वाली महिलाएं झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, शुभ संध्या बॉस, आपका स्वागत है। लिन हुआन ने एक सांस ली और महसूस किया कि उसका शरीर टूट गया है। हाय, ये छोटी परियों का झुंड है। अपने आवेग पर काबू पाते हुए लिन हुआन चुपके से आगे चल रहे लोगों के पीछे पीछे चुनमन जियांगन नाइट क्लब में चला गया। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद लिन हुआन नक्शे पर लाल बिंदु के पास पहुंचा। उसके सामने बंद दरवाजों वाले कई वीआईपी कमरे दिखाई दिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसने गलत जगह न पकड़ ली हो, लिन हुआन ने मध्यवर्ती दृष्टि का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। 300 सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग करने के बाद लिन हुआन ने एक-एक करके निजी कमरे के अंदर देखा। पहले निजी कमरे की सजावट किसी दफ्तर जैसी है। अंदर एक बड़ी ठोस लकड़ी की मेज है। मेज के पीछे एक चमड़े की बॉस कुर्सी रखी है। इस समय रेशमी मोजे और सफेद कमीज पहने एक आदमी मेज पर लेटा हुआ है। काले फ्रेम वाला चश्मा पहने एक महिला जो बेहद आकर्षक लग रही है और किसी दफ्तर की नौकरानी जैसी लग रही है, लेटी हुई है। इस महिला के पीछे एक बूढ़ा गंजा आदमी काम रहा था। यह देखने के बाद लिन हुआन ने मन ही मन शाप दिया, एक जानवर यहां तक की भूमिका निभा रहा है। ऐसे दृश्य के लिए लिन हुआन इसे थोड़ी देर के लिए देखना चाहता था, लेकिन परिप्रेक्ष्य आंख की अवधि सीमित थी, इसलिए उसके पास अपनी निगाहें दूसरे निजी कमरे में मोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस निजी कमरे की शैली एक कार्यालय नहीं बल्कि एक वार्ड जैसी है। गुलाबी नस पोशाक में एक महिला अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मध्यम आयु वर्ग के आदमी के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और स्क्रीन का प्रभाव लगभग फट रहा है। मैं रगड़ता हूं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि चुनमन जियांगन नाइट क्लब इतना प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध न होना मुश्किल है। इन दो निजी कमरों के अंदर के दृश्य देखने के बाद लिन हुआन किन चोंग की व्यावसायिक सूझबूझ की तारीफ करने लगा था। यह बूढ़ा आदमी बिक्री के मामले में बहुत माहिर था, या ग्राहकों के जीटेलर पॉइंट हथियाने में बहुत माहिर था। यहाँ ग्राहकों को क्या चाहिए? बेशक ये रोमांचक और ताजा है। सिर्फ 2 बातों पर ध्यान देकर ही किन चोंग का कारोबार फल फूल सकता है। किन चोंग के प्रति अपने मन में थोड़ी देर के लिए प्रशंसा दबाते हुए लिन हुआन अगले कमरे की ओर देखता रहा। इस निजी कमरे का अंदाज फिर से अलग था। यह कोई दफ्तर या वार्ड नहीं बल्कि एक जेल की कोठरी थी। लोहे की बाड़ में एक खूबसूरत महिला ने जेल की वर्दी पहन रखी थी और झेंग चेंघाई जिसे लिन हुआन ढूंढ रहा था उस पर मोम बांधने और गिराने जैसे छोटे छोटे खेल खेल रहा था। यह बूढ़ा बिगड़ैल आदमी क्या काटता है? लिन हुआन हक्का बक्का रह गया। बहुत अच्छा, जितना मजा आएगा उतना अच्छा होगा। यह दृश्य देखकर लिन हुआन ने व्यंग्य किया। वह झेंग चेंघाई की काली सामग्री पाने के लिए यहाँ आया था। अब लगता है कि आज रात वह व्यर्थ नहीं भागेगा। यह सोचकर लिन हुआन ने मध्यवर्ती दीवार भेदन तकनीक खरीदने के लिए 300 सिस्टम पॉइंट और खर्च किए। एक चाल से वह इस वीआईपी कमरे के दरवाजे से अंदर चला गया और कमरे के अंदर पहुंच गया। मेट 9 को पकड़कर और वीडियो पर क्लिक करके लिन हुआन ने एक पेशेवर वीडियोग्राफर की तरह झेंग चेंघाई को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और तो और झेंग चेंघाई खेलने में वाकई माहिर है। सिर्फ फोरप्ले में ही लगभग आधा घंटा लग गया। फोरप्ले खत्म होने के बाद उसकी गति तेज हो गई। उसने 3 मिनट से भी कम समय तक खूबसूरत कैदी की वर्दी पर हाथ फेरा। काम के बाद उसने जेल की वर्दी में खूबसूरत महिला से पूछा, कैसी है? असहज। जेल की वर्दी में सुंदरी ने मतली को सहन किया और शर्माते हुए कहा, बहुत आरामदायक। पफ। लिन हुआन अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इस स्तर पर उसे लोगों से यह पूछने में शर्म आ रही थी कि क्या वह सहज है। ये झेंग चेंघाई भी एक अजीब चीज थी। झेंग चेंघाई ने जेल की वर्दी में सुंदर महिला के चमकदार और साफ नितंबों को संतोषजनक ढंग से थपथपाया और निजी कमरे से संतुष्ट होकर बाहर निकलने से पहले एक और सिगरेट पी। जैसे ही वह चला गया, जेल की वर्दी में खूबसूरत महिला ने राहत की सांस ली और फिर थूकना शुरू कर दिया। वाह, यह बूढ़ा एक विकृत व्यक्ति है और इसने मेरी महिला को बहुत चोट पहुंचाई है। मैं इस बूढ़े विकृत व्यक्ति की फिर से सेवा नहीं करूंगी। टुकाओ, जेल की वर्दी में सुंदरी भी जानती है कि इस तरह की बात उसका अपना निर्णय नहीं है। वह सिर्फ एक जड़हीन बत्तख है। उसके पास अपना भविष्य तय करने की कोई क्षमता नहीं है। जेल की वर्दी पहने उस खूबसूरत महिला ने बस अपने कपड़े साफ किए और यहां से चली गई। इस तरह लिन हुआन को दीवार फांदने में और समय बर्बाद नहीं करना पड़ा और वह दरवाजा धक्का देकर बाहर निकल गई। अब जब उसने झेंग चेंघाई की काली सामग्री प्राप्त कर ली थी, लिन हुआन ने नाइट क्लब छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन जब वह गलियारे से गुजरा तो उसने अचानक झेंग चेंघाई और किन चोंग को एक साथ एक निजी कमरे में चलते देखा। वे दोनों एक साथ कैसे आए? अंतर्ज्ञान ने लिन हुआन को बताया कि दोनों लोग एक साथ कुछ और निजी मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, इसलिए उसने अभी जाने की अपनी योजना छोड़ दी और उनके पीछे निजी कमरे में चला गया। बूढ़े किन, तुम दरवाजा बंद क्यों नहीं कर लेते? सोफे पर बैठने के बाद झेंग चेंघाई ने देखा कि दरवाजा खुला था। अरे, मेरी साइट पर अभी भी कौन से दरवाजे बंद हैं? किन चोंग को पूरा यकीन था, लेकिन वह सही था। चुनमान जियांगनान नाइट क्लब में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह दूसरों के साथ उसकी बातचीत को कान लगाकर सुन सके। लिन हुआन ने मजे से सुना और चुपके से कहा, इस पुरानी गलती को छोटे मालिक ने एक बार पहले ही सुधार दिया है और मेरी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन यह भी अच्छा है, कम से कम उसे दीवार भेदन खरीदने के लिए सिस्टम पॉइंट खर्च नहीं करने पड़ेंगे। लिन हुआन ने एक उपयुक्त स्थान ढूंढा और तस्वीरें लेने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। किन चोंग ने सबसे पहले झेंग चेंघाई को सम्मानपूर्वक एक सिगरेट दी, उसे जलाया और फिर पूछा, निर्देशक झेंग, मैंने आपसे जो करने को कहा था उसका क्या हुआ? झेंग चेंघाई ने इत्मीनान से धुएं का एक छल्ला उगलते हुए कहा, लुओ बिंगान ने कहा है कि वह इस पर विचार करेंगे। विचार करें, लगता है अभी गर्मी नहीं पड़ी है। किन चोंग मुस्कुराए और बोले, जब तक वह प्रीसेल सर्टिफिकेट जारी न करने के लिए उसे घसीटती रहेगी, तब तक देखता हूं कि वह कब इस बारे में सोच पाती है। मैंने कहा, लाओ किन, आपने पिछले कुछ सालों में बहुत पैसा कमाया है, क्या आप लोशन ग्रुप के 5% शेयर खरीद सकते हैं या ये 10% प्रीमियम है? बढ़िया। जब किन चोंग ने उनसे बीच में बात मिलाने को कहा तो झेंग चेंघाई थोड़ा उलझन में पड़ गए। लोशन समूह का बाजार मूल्य लगभग 100 अरब है। 5% शेयर कितने हैं? कम से कम 5 अरब, लेकिन इस आधार पर 10% प्रीमियम भी, यानी 5.5 अरब। 5.5 बिलियन की अवधारणा क्या है? किन चोंग के मनोरंजन स्थल वाकई इस तरह पैसा कमाते हैं? किन चोंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और कहा, ठीक है, ये बात हे आखिरकार मैंने आपसे जो 5 मिलियन लाभ का वादा किया था वह कम नहीं होगा। ये जानते हुए कि वह सच नहीं बता सकता, झेंग चेंघाई मुस्कुराया और बोला, दरअसल मैं बस उत्सुक हूं, चूंकि आप बताना नहीं चाहते इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। फिर दोनों ने दूसरी बातें की। झेंग चेंघाई ने किन चोंग को विशेष सेवाओं पर कुछ सुझाव दिए। दूसरे पक्ष द्वारा अपनाए जाने के बाद वह अधूरी प्रतिभा के साथ यहां से चला गया। झेंग चेंघाई को विदा करने के बाद किन चोंग फिर से उस निजी कमरे में लौट आया। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और फोन मिलाया और कहा, भाई फैंग, झेंग चेंघाई अभी यहाँ थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि लुओ बिंगान को विचार करना होगा। ठीक है, मुझे पता है। फोन रखकर वह भी यहाँ से चला गया। भाई फैंग कौन है? लिन हुआन ने संदेह से बुदबुदाया। उसने अनुमान लगाया कि किन चोंग के मुंह से निकला भाई फैंग वही था जो लोशन समूह के शेयर खरीदना चाहता था, लेकिन वह इस व्यक्ति की विशिष्ट पहचान की पुष्टि नहीं कर सका। इसके बावजूद लिन हुआन को आज रात बहुत अच्छी फसल मिली। झेंग चेंघाई के काले माल और गलती से यह जानकर कि किन चोंग और भाई ने इस घटना में भाग लिया था, उसके दिल में एक सामान्य योजना भी थी। अदृश्य अवस्था में लिन हुआन चुनमन जियांगन नाइट क्लब से बाहर निकला, फिर अपनी अदृश्य अवस्था को हटाया और टैक्सी लेकर हुईदोंग इंटरनेशनल वापस चला गया। अगले दिन लिन हुआन लुओ बिंगान को कंपनी में ले गया और छुट्टी ले ली। खुशकिस्मती से लुओ बिंगान सिर्फ लिन हुआन से ज्यादा एक ड्राइवर था, वरना वह सचमुच भाग नहीं सकता था।
निर्देशक झेंग। लिन हुआन ने यू शीशी से झेंग चेंघाई का मोबाइल फोन नंबर लिया और फिर उसे डायल किया। हेलो चीफ झेंग। झेंग चेंघाई की आवाज में संदेह था। आप कौन हैं? लिन हुआन मुस्कुराया और बोला, निर्देशक झेंग सचमुच बहुत ज्यादा चीजें भूल जाते हैं। हमने कल रात साथ में खाना खाया था, क्या अब आप इसे भूल गए हैं? क्या आप लुओ विज्ञान के बगल वाले छोटे सहायक हैं? ये जानने के बाद कि दूसरा पक्ष कौन है, झेंग चेंघाई का स्वर तुरंत अधीर हो गया। मैं एक मीटिंग में हूँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे परेशान मत करना। हाँ, लिन हुआन ने व्यंग्य किया और उसे विश्वास नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी मीटिंग में जो बकवास कर रही थी। निर्देशक झेंग की शारीरिक शक्ति अद्भुत है और कल रात इतनी देर तक खेलने के बाद भी मुझ में मिलने की ऊर्जा है, प्रशंसा कीजिए। तुम्हारा क्या मतलब है? झेंग चेंघाई ने सोचा कि लिन हुआन कल रात के खाने के बारे में बात कर रही थी, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। लिन हुआन ने मजाक में कहा, कल रात निर्देशक झेंग का प्रदर्शन वाकई अद्भुत था। यह एक महिला कैदी थी, कोड़े और मोम टपक रहे थे। सच कहूं तो इसे पढ़ने के बाद मैं इसे जरूर आजमाना चाहती हूँ। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। तड़क, कप के जमीन पर गिरने और टूटने की आवाज आई। तुम्हें कैसे पता चलेगा? झेंग चेंघाई का चेहरा बेहद पीला पड़ गया है। हर बार जब उसका मजाक उड़ाया जाएगा तो वो पूरी तैयारी से आएगा और उसे पकड़ा भी नहीं जाएगा, लेकिन अब किसी ने कल रात की उसकी गड़बड़ी का ब्यौरा इतनी स्पष्टता से बता दिया है। यह कैसे संभव है? रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि जेल की वर्दी में उस खूबसूरत महिला ने कल रात यह बात कही हो? ये सोचकर झेंग चेंघाई ने मन ही मन निश्चय किया, मुझे नहीं पता कि तुमने अफवाहें कहां से सुनी, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बिना सबूत के बकवास मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम नाराज हो जाओ। लिन हुआन ने स्वाद के साथ खेला, निर्देशक झेंग सबूत देखना चाहते हैं। हुन्फ, झेंग चेंघाई को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में सबूत है। तो फिर निर्देशक झेंग, कृपया एक क्षण रुकिए। लिन हुआन ने वीडियो के मुख्य अंशों का स्क्रीनशॉट लिया, झेंग चेंघाई को एक एमएमएस भेजा और कहा, मुझे उम्मीद है कि यह तस्वीर आपको संतुष्ट करेगी। फोन स्क्रीन पर महिला जेल की वर्दी के साथ शर्टलेस होकर लड़ते हुए खुद की तस्वीर को देखकर झेंग चेंघाई एक बर्फ की गुफा में गिरने जैसा है। एमडीएल प्रकाशित। लिन हुआन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सिर्फ एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है, मेरे पास एक 080p वीडियो का पूरा सेट है। झेंग चेंघाई ने भारी स्वर में पूछा, आप क्या चाहते हैं? यदि झेंग चेंघाई को पहले आशा की कोई किरण दिखी थी, तो तस्वीरें देखने के बाद वो पूरी तरह से हताश हो गया। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि लिन हुआन के हाथ में वीडियो क्यों था। किसने चुपके से उसकी और जेल की वर्दी वाली खूबसूरत महिला की तस्वीरें खींची? क्या वो किन चोंग हो सकता है? लेकिन अगर किन चोंग ने ऐसा किया तो उसने लिन हुआन को वीडियो क्यों दिया? झेंग चेंघाई को केवल यह महसूस हुआ कि उसके चारों ओर एक अदृश्य जाल था, जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया था और वह मुसीबत से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता था। तुम्हें बिल्कुल साफ-साफ बता देना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं, लिन हुआन ने व्यवस्थित ढंग से कहा। मैं तुम्हें 48 घंटे दूंगा। अगर उस समय तक लोशेंग गार्डन के दूसरे चरण का प्रीसेल सर्टिफिकेट मंजूर नहीं हुआ तो बधाई हो, अगला वेब रेट तुम हो। बेशक झेंग चेंघाई को पता है कि नेट सेलिब्रिटी का क्या मतलब है, लेकिन वह नहीं चाहता कि अगर उसकी हत्या कर दी जाए तो वह ऐसा सेलिब्रिटी बन जाए। ठीक है, 48 घंटों के भीतर मैं निश्चित रूप से प्रीसेल प्रमाणपत्र को मंजूरी दे दूंगा, लेकिन आपको सभी वीडियो हटाना सुनिश्चित करना होगा। अब तक झेंग चेंघाई केवल वही कर सकता है जो लिन हुआन ने कहा था, अन्यथा उसका इंतजार बर्बाद हो जाएगा। लिन हुआन ने अपनी उंगलियां चटकाईं। बहुत अच्छा, तुम बहुत होशियार हो। अगर ऐसा है तो तुम ये कर सकते हो। याद रखना, यह 48 घंटों के भीतर किया जाना चाहिए। इससे पहले कि झेंग चेंघाई जवाब दे पाता, लिन हुआन ने फोन काट दिया। उन्होंने अपनी पहचान उजागर करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि झेंग चेंघाई ने दूसरों को इसके बारे में बताने की हिम्मत नहीं की थी, और दूसरा कारण यह था कि झेंग चेंघाई ने कल रात हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। चूंकि यह बदला है, इसलिए दुश्मन को यह बताना अच्छा होगा कि यह उसने स्वयं किया है। यह काम पूरा करने के बाद लिन हुआन कंपनी में वापस चला गया। झेंग चेंघाई ने बहुत तेजी से काम किया। शाम को काम से छुट्टी मिलने से पहले उसने लिन हुआन को फोन किया, सहायक लिन, प्री सेल सर्टिफिकेट मंजूर हो गया है, आप इसे लेने कब आएंगे? लिन हुआन ने मजाकिया लहजे में कहा, ओह, निदेशक झेंग बहुत फुर्तीले हैं। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि क्या मुझे आपके साथ बयूरो में अध्ययन करने और यह सब करने से पहले अध्ययन करने की जरूरत है। झेंग चेंघाई का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। क्या यही बात उसने कल रात लुओ विज्ञान से नहीं कही थी? लिन हुआन खुद का मजाक उड़ा रहा था। इसके बावजूद झेंग चेंघाई ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए कहा, बेशक मुझे जल्द से जल्द सहायक लिन के अनुरोध का निपटारा करना होगा, फिर जब आप मुक्त होंगे तो मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। लिन हुआन ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं इस तरह की चीजों की परवाह नहीं करता, चीफ झेंग व्यक्तिगत रूप से आएंगे, है ना? लिन हुआन, झेंग चेंघाई अपने गुस्से पर नियंत्रण खोने ही वाला था। मुझे मरने के लिए मजबूर मत करो। वाह, मैं तो बहुत डर गया हूं। लिन हुआन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा, ऐसा लगता है कि निर्देशक झेंग में अभी भी इतनी हिम्मत है, इसलिए आप बस जाल तोड़ सकते हैं और मुझे देखने दे सकते हैं। तुम, झेंग चेंघाई ने अपने दिल में दबाव वापस लाने से पहले काफी देर तक रुककर कहा, सहायक लिन, आपको इस समय मुझ पर हंसना बंद कर देना चाहिए। क्या मैं अपनी गलती आपके सामने स्वीकार कर सकता हूं? उसके कबूलनामे को देखकर लिन हुआन के विचार शांत हो गए और उसने उसे चिढ़ाना जारी रखा, मैं बाद में मिस्टर लुओ को घर भेज दूंगा, तुम मेरे फोन करने का इंतजार कर सकते हो। बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। फोन पर व्यस्त स्वर सुनकर झेंग चेंघाई के दांत खट्टे हो गए। वह इतना गरिमा में था, उसके साथ ऐसा व्यवहार कब हुआ था? शाम को 8 बजे लिन हुआन ने लुओ विज्ञान को विदा करने के बाद झेंग चेंघाई को बुलाया और बैठक स्थल के रूप में एक पश्चिमी रेस्तरां को चुना। रेस्टोरेंट के एक निजी कमरे में झेंग चेंघाई काफी देर से इंतजार कर रहा था। जब लिन हुआन देर से पहुंचा तो वह जल्दी से खड़ा हुआ और उसका अभिवादन किया, सहायक लिन, क्या आप कुछ सामान लाए हैं? लिन हुआन ने फोन उठाया और कहा, यह सब यहाँ है, क्या तुम वह लाए हो जो मुझे चाहिए? झेंग चेंघाई ने वाणिज्यिक आवास पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र निकाला, इसे लाओ, मैं इसे तुम्हें सौंप सकता हूं, लेकिन तुम ये कैसे सुनिश्चित करोगे कि तुम बैकअप न रखो? लिन हुआन ने ठंडे स्वर में कहा, अब आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो आप मुझे चीजें दे दें और मैं फोन पर वीडियो हटा दूं, या मैं सीधे वीडियो इंटरनेट पर पोस्ट कर दूं ताकि आप इंटरनेट सेलिब्रिटीज की नई पीढ़ी बन सकें। 3 रास्ते। तुम, झेंग चेंघाई इतना निष्क्रिय कब हो गया? लिन हुआन ने व्यंग्य किया, मेरा धैर्य सीमित है, आप जल्द से जल्द निर्णय लें। कुछ देर तक इसके बारे में सोचने के बाद झेंग चेंघाई ने निर्णय लिया, ठीक है, मैं आपको पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र दे दूंगा। बोलने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ क्राफ्ट पेपर बैग लिन हुआन के हाथ में दे दिया। लिन हुआन ने इसे फिर से जांचा और इसकी पुष्टि करने के बाद कि यह सही था, वह मुस्कुराया और कहा, यदि आप प्रीसेल प्रमाण पत्र को पहले ही इतनी खुशी से मंजूरी दे देते हैं तो क्या यह ठीक नहीं होगा? झेंग चेंघाई बिना आंसू बहाए रोना चाहता था, मुझे कहां पता था कि तुम ऐसी बेशर्म चालें चलोगे। लिन हुआन ने झेंग चेंघाई के सामने फोन रखा और उसके सामने जियांग यान वीडियो को डिलीट कर दिया। वीडियो डिलीट होने के बाद लिन हुआन ने कहा, मैंने आपके सामने वीडियो डिलीट कर दिया है, अगर भविष्य में कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मुझे मत मानना। झेंग चेंघाई हक्का बक्का रह गया। उसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब है कि वह भविष्य में वीडियो ऑनलाइन पोस्ट करेगा? लिन हुआन हंसे और बोले, मुझे इस तरह मत देखो, तुम इसके बारे में मत सोचो। यह वीडियो गुप्त रूप से चुनमन जियांगनान नाइट क्लब में फिल्माया गया था, जहां किन चोंग का कार्यस्थल है। अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने यह वीडियो किन चोंग से चुराया है, आप इसे स्वयं करें। ये 2 वाक्य कहने के बाद लिन हुआन निजी कमरे से बाहर निकल गया। किन चोंग, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गणना करने की?
झिंग चेंघाई को संदेह था कि किन चोंग ने पहले भी ऐसा किया है और अब लिन हुआन की बात सुनने के बाद उसे इस बात का और भी यकीन हो गया। लेकिन वह किन चोंग से आमने सामने सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसे पहले शीत निद्रा में जाना होगा और जब उसे सही मौका मिलेगा तो वह किन चोंग पर जानलेवा वार करेगा। प्री सेल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद लिन हुआन अच्छे मूड में था, जिससे वह लुओ बिंगयान का पहला चुंबन पाने से केवल एक कदम दूर था। अपार्टमेंट में लौटने के बाद लिन हुआन ने बस स्नान किया और बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस समय दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। ओह मनरू, तुम इतनी देर तक सोए क्यों नहीं? लिन हुआन तब भी आश्चर्यचकित था जब उसने जो मानरू को दरवाजे के बाहर खड़ा देखा। जो मानरू ने अभी भी वही काली पोशाक और काले रेशमी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए हैं जो उसने आज काम पर पहने थे, और उसे नशे में देखकर उसका चेहरा लाल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत पी ली है। उसे इस तरह देखकर लिन हुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। तुम अभी बाहर से वापस आई हो? जो मानरू ने सिर हिलाया। लिन हुआन, क्या मैं आज रात आपके घर पर सो सकता हूँ? लिन हुआन एक पल में दंग रह गई। वह आधी रात को खुद को समर्पित करने की पहल नहीं करना चाहती थी, है ना? जो मानरू ने अपना सिर नीचे किया और शर्मीले स्वर में कहा, मैंने अपार्टमेंट की चाबी कंपनी के पास छोड़ दी है और मैं अंदर नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लिन हुआन को पता चला कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था, इसलिए वह कड़वाहट से मुस्कुराया। बेशक तुम अंदर आ सकती हो। जो मानरू लड़खड़ाते हुए अंदर आई और फिर चप्पल पहनने के लिए झुकना चाहती थी, लेकिन वह थोड़ी नींद की हालत में थी, एक पैर पर खड़ी होने में असमर्थ थी, और जब वह झुकी तो एक तरफ गिर गई। लिन हुआन की आंखें तेज और तीव्र थीं और उसने एक ही बार में उसकी पतली कमर को गले लगा लिया और थोड़े प्रयास से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। एक क्षण में नेफ्राइट बाहों से भरा है। अध्याय 113। अपने हाथों को न छुएं। माफ कीजिए, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। मूल रूप से जो मानरू पीने के कारण थोड़ा शर्मा गई, लेकिन जब लिन हुआन ने उसे अपनी बाहों में लिया तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? ठीक है, मैं बस इसे पीना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जो मानरू लिन हुआन के आलिंगन से अलग हो गया और अपने जूते उतारने के लिए नीचे झुका। ये देखकर लिन हुआन ने हल्की सी आह भरी, घुटनों के बल बैठ गया और उसके पैर पकड़ लिए और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो मानरू के जवाब का इंतजार किए बिना लिन हुआन ने ऊंची एड़ी के जूते के फीते खोले और थोड़ी सी कोशिश से उसे जूते उतारने में मदद की। फिर उसने एक हाथ से चप्पल उठाई और दूसरे हाथ से जो मानरू के ज़ैड जैसे पैर पकड़े ताकि उसे चप्पल पहनाई जा सके। लिन हुआन द्वारा अपने ज़ैड पैर को पकड़े हुए महसूस करते हुए जो मानरू की धड़कनें तेज हो गईं और उसका गाल और भी ज्यादा गर्म हो गया। साथ ही उसने मन ही मन सोचा, वह मेरे साथ इतना अच्छा क्यों है? अपनी चप्पल पहनते हुए लिन हुआन सीधी खड़ी हुई और बोली, सो जाओ, बहुत देर हो गई है। उसने पहले ही कहा था कि वह ताला खोल देगा। अगर जो मानरू को यह याद रहा तो क्या उसकी पोल नहीं खुल जाएगी? इसीलिए उसने जो मानरू को जल्दी सुलाने के लिए हल्के से आग्रह भरे स्वर में कहा। जो मानरू ने ज्यादा नहीं सोचा, ठीक है, लेकिन मैं सोने से पहले नहाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पहनने के लिए साफ कपड़े ढूंढने में मदद कर सकती हो? शायद इसलिए कि उन्हें लगा कि उनका अनुरोध थोड़ा ज्यादा था, जो मानरू ने एक और वाक्य जोड़ा, एक शर्ट पर्याप्त होगी। ओह ठीक है। लिन हुआन ने ज्यादा नहीं सोचा और जल्दी से अलमारी से एक सफेद शर्ट निकाली और जो मानरू को दे दी। जब जो मानरू नहाकर बाहर आई तो वह यह कमीज पहने बाथरूम से बाहर निकली। 34D के बड़े स्तनों की वजह से वह कमीज के ऊपर के 2 बटन नहीं लगा पाई और लिन हुआन को उसके करियर की गहरी रेखा दिखाई दे गई। क्योंकि जो मानरू का फिगर अपेक्षाकृत लंबा है, भले ही वह पुरुषों की शर्ट हो, फिर भी यह केवल उसके नितंबों को ही ढकती है। लिन हुआन की नजर में एक पतली जोड़ी पूरी तरह से उजागर है। स्पष्ट रूप से उसने जो काला फीता अंडरवियर पहना था वह हल्का सा उभर रहा था, बेहद आकर्षक। लिन हुआन पहले ही देख चुका है। जो मानरू ने अपने हाथ में उतारी हुई काली स्कर्ट और मोजे पकड़े, उसे बड़े करीने से मोड़ा और सोफे पर रख दिया और फिर शर्माते हुए लिन हुआन से कहा, सो गए? लिन हुआन को होश आया और उसने कहा, ठीक है, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, शुभ रात्रि। बोलने के बाद वह जम्हाई लेते हुए मास्टर बेडरूम की ओर चला गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि जो मानरू भी उसके पीछे पीछे आ गया। क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? लिन हुआन ने पीछे मुड़कर संदेह से पूछा। जो मानरू ने शर्माते हुए कहा, मैं कल रात मुझे अकेले अच्छी नींद नहीं आई, इसलिए आज रात क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? हम। लिन हुआन ने अपना मुंह चौड़ा किया, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। जो मानरू का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति है तो इसे भूल जाइए। बोलने के बाद वह मुड़ी और दूसरे शयन कक्ष में चली गई। रुको, लिन हुआन ने जल्दी से उसे रोका। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं आधी रात में तुम्हारा फायदा उठा लूंगा? हालांकि उसके और जो मानरू के बीच कई किस्से रहे हैं, लेकिन वे प्रेमी प्रेमिका तो है नहीं। अगर आप गलती से सोते हुए उसके शरीर के किसी संवेदनशील हिस्से को छू लें तो क्या यह शर्मनाक नहीं होगा? कौन जानता है कि जो मानरू ने कहा, मुझे पता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। लिन हुआन के माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं। क्या यह उसके लिए एक अच्छे इंसान का कार्ड है? अब जब एक बड़ी लड़की ने कहा कि उसे डर नहीं लग रहा तो स्वाभाविक रूप से उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। अभी उसने कहा, ठीक है, तो पिछली बार की तरह बीच में एक रजाई डाल दो। जो मानरू ने सिर हिलाया और उसके पीछे बेडरूम में चली गई। जब दोनों एक साथ लेटे थे, जो मानरू ने अचानक पूछा, लिन हुआन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हालांकि उसे समझ नहीं आया कि उसे यह सवाल क्यों पूछा गया, लिन हुआन ने सच्चाई से जवाब दिया, नहीं। उसके और झाओ क्विंगिया के बीच का रिश्ता बहुत करीबी है, लेकिन उसने खिड़की के कागज की आखिरी परत भी नहीं भेदी है। हान यूं की बात करें तो क्या उसे इस समय प्रेमी माना जाना चाहिए? वैसे उसकी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये जवाब सुनकर जो मानरू बेवजह खुश और उत्साहित हो गई। चूंकि उस दिन उसे लिन हुआन ने गाओ फैंग से बचाया था, इसलिए उसके मन में लिन हुआन के लिए एक बेवजह का स्नेह पैदा हो गया था। और लिन हुआन एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जवान, प्रतिभाशाली और धनी। ऐसा आदमी बहुत लोकप्रिय है। ऐसी स्थिति में उसने साहसपूर्वक पीछे हटने की पहल क्यों नहीं की? ये सोचते हुए जो मानरू ने अपने होंठ काटे और कहा, क्या तुम मुझे सुला सकती हो? यदि इसे पहले रखा गया होता तो जो मानरू ने ऐसी बातें नहीं कही होती, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, शराब मजबूत और साहसी होती है। भले ही एक महिला शराब पीती हो, वह सामान्य से बहुत अधिक साहसी होगी। विभिन्न कारकों के प्रभाव में जो मानरू ने सदमे में ऐसा शब्द कहा। लिन हुआन हक्की बक्की रह गई। क्या वो अब भी वही ग्लैमरस काले रेशम वाली लड़की है जिसे वो जानती थी? वो अचानक इतनी बेलगाम कैसे हो गई? क्या कोई औरत उसका रूप नहीं ले सकती? शायद अपनी सीमा पार कर लेने की वजह से जो मानरू अचानक निश्चिंत हो गई। उसने हास्यास्पद लहजे में पूछा, हिम्मत नहीं है क्या? मैं रगड़ता हूँ, मुझे नीचे देखने की हिम्मत है। लिन हुआन अब इसे सहन नहीं कर सका। उसने मुड़कर रजाई उठा ली और तुरंत जो मानरू को अपनी बाहों में ले लिया। अपने पीछे मर्दाना आभा महसूस करते हुए जो मानरू को ऐसा लगा जैसे कोई हिरण उसके दिल से टकरा रहा हो। वह शर्मा गई और धड़कते हुए बोली, अपने हाथ मत छुओ। लिन हुआन कुछ देर के लिए अवाक रह गया और चुपके से बोला, उसे कैसे पता चला कि मैं उसे छूना चाहता था? लेकिन अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने फिर भी गहरी आवाज में जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं उसे कभी नहीं छूंगा। पुकारना। उसका जवाब पाकर जो मानरू ने राहत की सांस ली। तुम मेरे साथ सोने वाले पहले आदमी हो। लिन हुआन ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम छोटे थे तो क्या तुम्हारे पिता तुम्हें इस तरह से गले लगाकर सुलाते थे? तुम। जो मानरू ने कड़वाहट से उसकी बाह पर चुटकी काटी। बेशक मेरा मतलब है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बेवकूफ।
अरे तुम्हारे पास कितनी बार पहली बार है, क्या तुम मुझे देना चाहोगे? लिन हुआन उसके बोलते ही दंग रह गया। मानो क्या हुआ? निश्चित रूप से जो मानरो ने उसे फिर से चुटकी काटी और अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें बकवास करने और सोने दो। लिन हुआन ने भी मन ही मन खुद को डांटा, तुम्हें बकवास करने दिया और अच्छा माहौल नष्ट हो गया। क्या अब तुम बेवकूफ हो? बात बस इतनी सी है कि खूबसूरती उसकी बाहों में है, लेकिन नींद आना मुश्किल है। आधी रात तक लिन हुआन सो ही गया। अगले दिन जब लिन हुआन उठा तो उसने पाया कि उसके हाथ ऐसी जगह पर थे जहां उन्हें छूना नहीं चाहिए था। सहज ही उसने अपने हाथों को जोर से हिलाकर महसूस किया और मन ही मन आह भरी, ये कितना मुलायम और लचीला है। जो मानरो द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए वह जल्दी से उठा और बिस्तर से बाहर निकला, बस सामान पैक किया और लो बिंगान को लेने के लिए चला गया। लिन हुआन को यह नहीं पता था कि जो मानरो उससे पहले जाग गया था और वह उसके दो स्पर्शों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। जो मानरो ने लाल चेहरे के साथ खुद से कहा, कितना विकृत व्यक्ति है। अध्याय 114, तीसरा पैर कहाँ है? नाश्ते की दुकान में किन ये एक बड़े मांस के बन को चबा रहा था। उसका मुंह चिकनाई से भरा हुआ था। इस समय उसका छोटा भाई हुआंग लैंग खुशी से अंदर आया और बोला, शाओकिन, भाइयों के बारे में पहले ही पूछताछ हो चुकी है। जो मानरो इन दिनों अकेले काम कर रहा है। किन ये की आंखें चमक उठी। क्या तुम्हें यकीन है कि लिन हुआन ने तुम्हारा पीछा नहीं किया? ठीक है। हुआंग लैंग पैनल के सामने वाली बेंच पर बैठ गया और बोला, वह लिन हुआन अब लो बिंगान का खास ड्राइवर है। देर सवेर वह लो बिंगान को काम पर ले जाएगा और ले जाएगा। मैंने इसे पहुंच दिया। किन चोंग ने अपना चश्मा आगे बढ़ाया और लेंस में एक तेज रोशनी चमकी। बहुत अच्छा, आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। मेरे भाइयों, बताओ तुम क्या करने को तैयार हो और तय योजना के मुताबिक काम करो। हुआंग लैंग ने उत्साह से कहा, हाँ। रास्ते में लिन हुआन ने लो बिंगान को यह नहीं बताया कि उसे प्री सेल सर्टिफिकेट मिल गया है। वह अपनी बात कहने का कोई उपयुक्त अवसर ढूंढना चाहता था ताकि लो बिंगान अपना वादा पूरा कर सके और इनाम के तौर पर उसे अपना पहला चुंबन दे सके। कंपनी में आने के बाद लिन हुआन कुछ देर के लिए सहायक के कार्यालय में बैठे, फिर अपने हाथ में प्री सेल सर्टिफिकेट के साथ क्राफ्ट पेपर बैग लिया, दरवाजा खटखटाया और अध्यक्ष के कार्यालय में चले गए। दरवाजे में प्रवेश करने के बाद लिन हुआन हमेशा की तरह लो बिंगान के सामने वाली कुर्सी पर सीधे नहीं बैठे, बल्कि डेस्क पर खड़े हो गए और थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, श्री लो, मैं काम के लिए आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। हालांकि वह यह नहीं समझ पाया कि लिन हुआन को खुद को क्या रिपोर्ट करना होगा। लो बिंगान ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। इस समय सफेद अरमानी सूट पहने फैंग जुनदाओ ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। जब उसने लिन हुआन को मैदान में खड़ा देखा तो वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया और दंग रह गया। आप कौन है? लिन हुआन ने उसकी ओर तिरछी नजर से देखा। मैं लिन हुआन हूँ। आप कौन है? क्या आप वह सहायक है? फैंग जुनदाओ ने लिन हुआन का नाम बहुत पहले सुना था, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसे आज उसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। फैंग जुनदाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दो लोगों को संघर्ष से रोकने के लिए लो बिंगान ने सीधे फैंग जुनदाओ का नाम लिया। उम्मीद है कि लिन हुआन उसकी पहचान जानने के बाद दयालु होंगे। ये सिर्फ लिन हुआन को कहां पता कि फॉर्म जुनदाओ कौन है। ये देखकर कि लो बिंगान का चेहरा अभी भी उसके लिए अच्छा नहीं था, फैंग जुनदाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, बिंगान, मैंने सुना है कि लोशेन गार्डन के दूसरे चरण में प्री सेल सर्टिफिकेट को संभालने में कुछ परेशानी हुई थी, इसलिए मैं आना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। लो बिंगान ने शांति से कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं इसे स्वयं हल कर सकता हूँ। फैंग जुनदाओ ने अपना सिर हिलाया और फिर से कड़वाहट से मुस्कुराया। बिंगान, अब गुस्सा होने का समय नहीं है, चलो पहले वर्तमान दुविधा को हल करने का एक तरीका सोचें, ठीक है? बोलते हुए वह लिन हुआन के पास से गुजरा और मेज पर कुर्सी पर बैठ गया। मैं इसे पहुंच दूं। लिन हुआन को इस उपनाम फैंग को इतना बेहोश देखकर थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन लो बिंगान ने कुछ नहीं कहा। स्वाभाविक रूप से उसके लिए और कुछ कहना असुविधाजनक था, बस पहले उपनाम फैंग को देखना था। चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। इस समय लो बिंगान पिछली दबंग महिला अध्यक्ष फैन से उबर चुका है और ठंडे चेहरे से कहा, किसी ने पहले ही कहा है कि वे इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करेंगे, इसलिए आपको गाड़ी चलाने के लिए परेशान न करें। वह जानती थी कि फैंग जुनदाओ खुद का पीछा करना चाहती थी और इस वजह से वह जितना संभव हो सके फैंग जुनदाओ की मदद से बचती थी और वह इतनी सरल सच्चाई को समझ नहीं पाती थी। फैंग जुन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, कौन? वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि जियांगन शहर में सीमित संख्या में लोगों के अलावा वह किसी और के बारे में नहीं सोच सका जो लो बिंगान को इस समस्या को हल करने में मदद कर सके। और जहां तक वह जानता था, लो बिंगान ने उन लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन उन सभी ने अस्वीकार कर दिया था, इसलिए वह आश्चर्यचकित था। लो बिंगान ने शांति और आत्मविश्वास से कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। संक्षेप में, चूंकि उसने मेरी मदद करने का वादा किया है, वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है, इसलिए कृपया वापस आ जाइए, मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बगल में खड़ी लिन हुआन को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वह वही थी। यह देखकर कि ब्यूटी प्रेसिडेंट उस पर इतना भरोसा करती है, लिन हुआन का दिल भर आया। उसे इतना आत्मविश्वासी देखकर फैंग जुनदाओ का दिल जोर से धड़क उठा। क्या वह वाकई प्री सेल सर्टिफिकेट का मामला सुलझा पाएगी? अचानक पिछली बार की याद आते ही फैंग जुनदाओ के दिमाग में बिजली कौंध गई। उस समय लो बिंगान की हालत भी नाजुक थी। अगर किन चोंग ने पुलिस स्टेशन में जाकर लोशेन ग्रुप को फंसाने और फंसाने की बात कबूल नहीं की होती तो लो बिंगान चेयरमैन और ग्रुप प्रेसिडेंट दोनों पदों से इस्तीफा दे देता। बाद में फैंग हानशेंग ने किन चोंग से भी पूछा, लेकिन किन चोंग ने केवल इतना कहा कि उसके सिर पर बंदूक तान दी गई थी और वह हताश होकर आत्मसमर्पण करने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। जहां तक मामले की विशिष्ट प्रक्रिया और व्यक्ति की पहचान का सवाल है, किन चोंग ने इसे स्पष्ट नहीं किया। फैंग जुनदाओ ने चुपके से कहा, क्या यह हो सकता है कि लो बिंगान को किसी विशेषज्ञ द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी गतिविधियां मूल रूप से मेरे पिता की देखरेख में है और वह किसी भी एजेंडे के संपर्क में नहीं रही है। वैसे ये सहायक नया है। ये सोचते हुए फैंग जुनदाओ ने लिन हुआन पर अपनी नजर डाली जो उसके बगल में खड़ा था। क्या वह व्यक्ति बिंगियान आपके बारे में बात नहीं कर रहा है? लिन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और उसे अनदेखा कर दिया। यह देखकर कि उसने उसे अनदेखा करने का साहस किया, फैंग जुनदाओ थोड़ा क्रोधित हो गया। क्या तुम बहरे हो? जब उसने लो बिंगियान की भौहें देखी तो उसकी भौहें तन गईं। जैसे ही उसने फैंग जुनदाओ के खिलाफ बोलना चाहा, उसने लिन हुआन को यह कहते सुना, अंधी हो क्या? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता था? बेवकूफ तुम, अगर ये लो बिंगियान के चेहरे के लिए नहीं होता तो वह कठोर नहीं होना चाहता था। फैंग जुनदाओ इस छोटे सहायक की मरम्मत करने के लिए दौड़ा होता जिसने बुरे शब्द बोलने की हिम्मत की। लिन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और मजाक किया, तुम क्या हो? तुम मारने में अच्छे हो। फैंग जुनदाओ ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूं। आपकी छोटी सी जगह को साफ करने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे। हिस, इतना शक्तिशाली? लिन हुआन ने डरने का नाटक किया और आगे कहा, तो मुझे अपनी छाती पर एक पत्थर दिखाओ। अगर तुम प्रदर्शन में सफल रहे तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। छाती, छाती में टूटे हुए पत्थर। सुनने के बाद जुनदाओ ने लगभग मुंह में पुराना खून उगल दिया। आपको छाती कुचलने वाला पत्थर फेंकना है और आपका पूरा परिवार छाती कुचलने वाला पत्थर फेंकेगा। लाओ अजू ताइक्वांडो आत्मरक्षा के लिए लोगों पर पैर रखकर और मजबूर होने का नाटक करके सीखता है, सड़कों पर जाकर पैसा कमाने के लिए नहीं। लो बिंगियान ने सिरदर्द से अपना माथा ढक लिया। वह शुरू से ही जानती थी कि फैंग जुनदाओ जैसा आदमी जो सज्जन होने का दिखावा करना पसंद करता है और दिखावे से प्यार करता है, निश्चित रूप से लिन हुआन जैसे सच्चे स्वभाव वाले व्यक्ति का विरोधी नहीं है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग जुनदाओ की हार इतनी भयानक होगी। यह पूरी तरह से दुर्व्यवहार था।
तुम अपनी छाती में एक पत्थर भी नहीं तोड़ सकते, है ना? लिन हुआन एक बार में भयभीत भावना से बाहर आया और फिर उसने एक शांत भाव से कहा, तो मुझे डर है कि तुम भी तुम्हारी तरह एक बालों वाले व्यक्ति हो। मैं तुम्हें एक हाथ और 3 पैरों से उड़ा दूंगा। फैंग जुनदाओ पागल हो रहा था। इस छोटे सहायक ने खुद को इस तरह से नीचे देखने की हिम्मत की। वह मर चुका है, वह आज मर चुका है। यह सिर्फ इतना है कि लो बिंगयान इस बात को सुनकर थोड़ा उलझन में था। क्या लोगों के पास हमेशा 2 पैर नहीं होते हैं? तीसरा पैर कहाँ है? अच्छा, तुमने सफलतापूर्वक मेरा गुस्सा भड़का दिया। आवाज आते ही फैंग जुनदाओ ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले अपना सूट जैकेट उतारा, फिर अपनी टाई, कफ और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोले। ऐसा करने के बाद उसने ताइक्वांडो की मुद्रा में अपने हाथ पैर हिलाए। हाथों की मुद्रा के बाद वह लिन हुआन से लड़ने के लिए तैयार था। फैंग जुनदाओ, ये लोशन समूह है, कोई प्रतियोगिता का मैदान नहीं। लो बिंगयान अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यह फैंग जुनदाओ वास्तव में राष्ट्रपति कार्यालय में कुछ करना चाहता था। क्या उसने अभी भी खुद को उसकी नजरों में रखा था? बिंगयान, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता। यह तुम्हारा छोटा सहायक है जो बहुत आक्रामक तरीके से बोलता है। फैंग जुनदाओ ने भी भौहें चढ़ाई। वह जानता था कि लो बिंगयान उससे सावधान है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लो बिंगयान उसे एक छोटे से सहायक के लिए डांटेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लो बिंगयान के दिल में वह एक सहायक से भी तुलना नहीं कर सकता था? इस खोज ने फैंग जुनदाओ को और भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। लो बिंगयान की भौहें ठंडी और दाहिनी ओर थीं। ऐसा लगता है कि आप बोलने वाले पहले व्यक्ति थे और लोगों को चोट पहुंचाई। मैं फैंग जुनदाओ कुछ देर के लिए अवाक रह गया, लेकिन उसने जल्दी से तक दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बहुत घमंडी है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अनदेखा कर दिया। लो बिंगयान ने व्यंग्य किया। वह आपका अधीनस्थ नहीं है और उसे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का कोई दायित्व नहीं है। फैंग जुनदाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी देर के लिए बदल गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने दुखी होकर कहा, बिंगयान, तुम उसका इस तरह से बचाव क्यों करना चाहते हो? लो बिंगयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अनुचित हैं। नहीं, आप उसका बचाव कर रहे हैं। फैंग जुनदाओ के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। आपने कहा था कि उसे ही आपकी मदद करने का वादा करना चाहिए था। लो बिंगयान ने अपना सिर घुमाया और कुछ नहीं कहा। बिल्कुल, यह वही है। फैंग जुनदाओ ने अपना सिर घुमाया और लिन हुआन की ओर देखा। तुमने किन चोंग को मार डाला और पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया, है ना? लिन हुआन ने कंधे उठा दिए और उसे अनदेखा करना जारी रखा। हालांकि न तो लो बिंगयान और न ही लिन हुआन ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन फैंग जुनदाओ पहले से ही आश्वस्त था कि किन चोंग के आत्मसमर्पण का लिन हुआन से कुछ लेना देना होना चाहिए। इस खोज के साथ फैंग जुनदाओ ने लिन हुआन से लड़ने की इच्छा छोड़ दी। वह एक ऐसे क्रूर व्यक्ति से सीधे तौर पर भिड़ना नहीं चाहता था जो किन चोंग को बंदूक से धमका सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिन हुआन को जाने देगा। उसे बस किन चोंग को इसके बारे में बताना है और कोई न कोई स्वाभाविक रूप से लिन हुआन को इस दुनिया से गायब कर देगा। ये सोचकर फैंग जुनदाओ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। बिंगयान, आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि झेंग चेंघाई और किन चोंग एक ही व्यक्ति नहीं है और साधारण तरीके उनसे निपट नहीं सकते हैं। मुझे पता है कि दादाजी लो के निधन के बाद आपने अकेले ही लोशन समूह का समर्थन किया था, लेकिन आपको इतना थका हुआ देखकर मुझे वास्तव में बहुत दुख होता है। वास्तव में जब तक आप मुझसे शादी करने के लिए सहमत हैं और अगर फैंग परिवार और लो परिवार हाथ मिलाते हैं तो लोशन समूह को जियांगन शहर में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कम से कम झेंग चेंघाई जैसा चरित्र निश्चित रूप से आपके लिए चीजों को मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये शब्द सुनकर लो बिंगयान चुप हो गई और वह ये भी जानती थी कि फैंग जुनदाओ ने जो कहा वह सच था। हालांकि फांगशी समूह लोशन समूह जितना बड़ा नहीं है, फिर भी यह जियांगन शहर के शीर्ष 5 बड़े समूहों में से एक है। दादाजी के जीवित रहते दोनों समूहों के बीच अच्छे संबंध थे। उनके और फैंग हानशेंग के पास दूसरे समूह में एक दूसरे के शेयर थे। दादाजी के निधन के बाद उन्होंने वसीयत के अनुसार फैंग समूह के 35% शेयर हासिल कर लिए। लेकिन दादाजी के चले जाने के बाद लो और फैंग के बीच संबंध पहले जैसे मधुर नहीं रहे, इसलिए लो बिंगयान फैंग जुनदाओ से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे डर था कि फैंग परिवार में शादी करने के बाद लोशन समूह उसका उपनाम बदलकर फैंग रख देगा। कृपया इतना आश्वस्त मत होइए जैसा आपने कहा, ठीक है? किनारे पर लिन हुआन अब और नहीं सुन सकता था। फैंग जुनदाओ सामान्य तरीकों से लो बिंगयान को पकड़ नहीं सका। क्या उसने धमकी भरे तरीकों का उपयोग करने की योजना बनाई थी? फैंग जुनदाओ ने अपना सिर घुमाया और गुस्से से कहा, मैं जो कह रहा हूं वह सच है। हमारे फैंग परिवार के अलावा अब बिंगयान की मदद कौन कर सकता है? आप। लिन हुआन ने आंखें घुमाई और कहा, तुम्हारा अनुमान सही है। मैं सचमुच मिस्टर लो की मदद कर सकता हूं। हाँ, कितना बड़ा मजाक है। फैंग जुनदाओ ने व्यंग्य किया और फिर कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने किन चोंग को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। झेंग चेंघाई एक उप विभागीय स्तर का अधिकारी है। आपकी क्षमता में उसे प्रभावित करना बिल्कुल भी असंभव है। जियांगन शहर एक उप प्रांतीय शहर है। इसके विपरीत आवास प्रबंधन ब्यूरो एक उप विभागीय इकाई है और निदेशक के रूप में झेंग चेंघाई स्वाभाविक रूप से उप विभागीय प्रशासनिक स्तर पर है। लिन हुआन ने एक चंचल मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं ये कर सकूं? चाहे झेंग चेंघाई मुख्य हॉल हो या डिप्टी हॉल, उसके हाथ में पहले से ही प्रीसेल सर्टिफिकेट आ चुका है। यह मुस्कान देखकर फैंग जुनदाओ का दिल बैठ गया, लेकिन उसने तुरंत कहा, असंभव, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। झेंग चेंघाई ने अपने पिता से वादा किया था कि जब तक लो बिंगयान 5% शेयरों को हस्तांतरित करने के लिए सहमत नहीं हो जाते, तब तक वह पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र को कभी मंजूरी नहीं देंगे। लिन हुआन ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या आप जुआ खेलना चाहते हैं? क्या दांव लगाऊं? कैसे दांव लगाऊं? लो बिंगयान के सामने इस छोटे सहायक को स्वीकार करना फैंग जुनदाओ के लिए असंभव था। लिन हुआन ने पहले ही शर्त के बारे में सोच लिया था और तुरंत कहा, मैं शर्त लगाता हूं कि क्या मुझे लोशन गार्डन के दूसरे चरण के लिए प्रीसेल परमिट मिल सकता है। जो भी हारेगा वह अपने माथे पर मैं एक हूं लिखकर एक नोट लगाएगा और फिर एक तस्वीर लेगा और उसे मोमेंट्स को भेज देगा। यह तस्वीर सभी को दिखाई देनी चाहिए और इसे कभी भी हटाया नहीं जा सकता। यह शर्त सुनकर जुनदाओ का मुंह बिचक गया। नीमा, यह कुछ ज्यादा ही बड़ी बात है क्या? एक बार शर्त हार गई तो जिंदगी भर की शर्मिंदगी होती है। उसे हिचकिचाते देख लिन हुआन ने मजाक किया, क्यों तुम शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते? फैंग जुनदाओ ने अपने दिल में थोड़ा ढोल बजाया, लेकिन जब उसने लिन हुआन के चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव देखा तो उसके सिर पर सीधे खून की एक लहर दौड़ गई। शर्त लगाओ। किस पर शर्त नहीं लगानी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक समय सीमा जोड़ें। 3 दिन 3 आसमान में अंतर देखने के बारे में कैसा रहेगा? लिन हुआन ने कंधे उचकाए और उदासीनता से कहा, हाँ। लिन हुआन, लो बिंगयान ने कुछ चिंता के साथ उसे पुकारा। लिन हुआन ने उस पर मुस्कुराया, फिर अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। फैंग जुनदाओ जानता था कि वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह लो बिंगयान को छोड़ना चाहता था। इस समय लिन हुआन ने कहा, जल्दी में मत जाओ। सट्टेबाजी का अनुबंध पूरा करने के बाद जाने में बहुत देर नहीं हुई है। फैंग जुनदाओ ने उसे हैरान होकर देखा और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लिन हुआन ने लो बिंगयान की ओर देखा। श्री लो, मैंने अभी कहा था कि मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहता हूं। यह है, मैंने लोशन गार्डन के दूसरे चरण के लिए पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर लिया है। क्या? फैंग जुनदाओ और लो बिंगयान ने एक साथ कहा। उसने तो कहा था कि उसे प्रीसेल सर्टिफिकेट मिल गया है। यह कैसे हो सकता है? क्या वह झूठ नहीं बोल रहा है? ये जानते हुए कि वे इस पर विश्वास नहीं करते, लिन हुआन ने हाथ बढ़ाया और क्राफ्ट पेपर बैग में पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र निकाला। इसे लो बिंगयान के सामने रख दिया और कहा, श्री लो, आप देख सकते हैं कि यह प्रमाण पत्र सही है या नहीं।
लुओ बिंग्यान ने कांपते हाथों से प्रमाण पत्र उठाया और ध्यान से उसकी समीक्षा की और पाया कि यह वास्तव में रोसेले गार्डन के दूसरे चरण के लिए पूर्व बिक्री प्रमाण पत्र था, नकली नहीं। नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुम लोग मुझसे झूठ बोलने के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हो। फैंग जुनदाओ पागल सा लग रहा था। उसने सिर हिलाया, अपना मोबाइल फोन निकाला और झेंग चेंघाई को फोन किया। डायरेक्टर झेंग, क्या आपने लुओशेन गार्डन के दूसरे चरण के प्री सेल सर्टिफिकेट को मंजूरी दे दी है? तुम्हें कैसे पता? झेंग चेंघाई, जो यूनिट में एक मीटिंग में था, हैरान सा लग रहा था। फैंग जुनदाओ का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये सच निकला, उसे वास्तव में मिल गया। मैं खो गया।